रूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़ा था। कॉमन साइज कंपैरेटिव ट्रेंड परसेंटेज सिलेबस में नहीं थी। कॉमन साइज कंपैरेटिव को पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने बोला था कि रेशियो एनालिसिस जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और फिर हमने बोला था कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन जो दो तरह के होते हैं, एक होता है वर्किंग कैपिटल बेस फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, सिलेबस से बहुत पहले 20 साल पहले बाहर हो चुका है। और वो बचता है कैश बेसिस पर, जिसे कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो जब हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे, अपने दिमाग में एक चीज बहुत अच्छे से बैठा लीजिए। हम अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर रहे हैं। अकाउंटिंग एक अलग तरीका होता है, वो रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट के हिसाब से चलती हैं चीजें। लेकिन एनालिसिस जो होता है, वो प्रिवेलिंग प्रैक्टिसेस इन द इंडस्ट्री उसके हिसाब से चलती हैं। कई बार ऐसा होगा कि आपको लग रहा होगा यार ये तो अकाउंटिंग में होता ही नहीं है, तो अपने दिल पे पत्थर रख लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि हम अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर रहे हैं। एनालिसिस अकाउंटिंग से काफी अलग होता है। जैसे देखिएगा, एक छोटा सा एग्जांपल है। जब हम नेट सेल्स लेते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग माइनस करते हैं, अदर एक्सपेंस इनकम जोड़ते हैं, फिर टैक्स को माइनस करते हैं, रिफंड को ऐड करते हैं, फिर हम डिविडेंड, फिर हम रिजर्व, ये सब करते हैं ना, प्रॉफिट आ जाता है। यहाँ उल्टा करना होता है उसका। वी हैव टू रिवर्स एवरी प्रोसेस। इसीलिए आप बोलेंगे सर ऐसा तो होता नहीं अकाउंटिंग में, यहाँ क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं? यहाँ हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो एनालिसिस के लिए कभी हमें ये जानना जरूरी होता है कि भाई हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था। जबकि हमारे पास जो प्रॉफिट की फिगर है वो हाईली पोल्यूटेड है, तो उसे क्या करना पड़ता है? रिफाइन करना पड़ता है, रिवर्स प्रोसेस में जाना पड़ता है। तो यहाँ अकाउंटिंग नहीं चल रही है, यहाँ एनालिसिस हो रहा है। और अकाउंटिंग के कुछ प्रोसेस को हम रिवर्स भी करके पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो आपको एक 12 पेज का नोट दिया गया है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, उसका पहला पेज खोल लेंगे। पहले 1 घंटे में हम लोग सिर्फ थ्योरी का डिस्कशन करेंगे। इस चैप्टर की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपने देखा होगा, सैम्पल पेपर अगर उठा के देखे होंगे। इस क्वेश्चन का पैटर्न ये होता है, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है पूरा बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव, और एक एक नंबर के थ्योरी के 2 क्वेश्चन आते हैं 8 मार्क्स का। इस बार के सैम्पल पेपर में यही पैटर्न दे रखा है बोर्ड का। 8 नंबर का चैप्टर ये आराम से आता है आउट ऑफ, मतलब समझ लीजिए 80 में से 8 नंबर कितना हो गया? 10% हो गया। 10% तो वैसे ही हो गया। और चैप्टर बड़ा आसान है। देयर आर फ्यू टेक्निकल थिंग जिन्हें कहते हैं एडजस्टमेंट्स ऑफ डिप्रिसिएशन, डिविडेंड और टैक्स। तो आप देखना इस तरीके से मैं कराऊंगा। मतलब जो बुक्स में नहीं है वो चीज में मैंने कवर कर रखी है। अगर एग्जामिनर इतनी दूर की भी सोचेगा तो देन यू विल हैंडल दैट सिचुएशन मेरे बच्चों की। और एक सिस्टमेटिक तरीका, मतलब बाकी लोग कैश फ्लो को बहुत हैपहज़ार्ड तरीके से करते हैं, हम नहीं करेंगे। आप देखेंगे स्ट्रक्चर तरीके से काम करेंगे आपका। सब इनफैक्ट आई सजेस्ट माय स्टूडेंट सबसे पहले कैश फ्लो करके फ्री हो जाइए, और हो जाते हैं। चलिए ज्यादा बड़ी बातें नहीं है, पहले इसको पढ़ते हैं। सो डॉक्यूमेंट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, एनीबडी प्लीज टेल मी। एक है बेटा, दिख रहा है तुम्हें डॉक्यूमेंट? अमोलिका, यू कैन सी दिस? Yes, sir. Yes, sir. अमोलिका तो अभी कंबल के अंदर बैठी है तो कुछ नहीं कर सकता मैं। आइए देखें जरा। सर मैं बीमार हो गई हूँ। ओह अच्छा, कल बहुत ज्यादा बातें कर ली। ठीक है। नहीं, ठंडे में उन्होंने नारियल पानी पिया, बातें कर ली, हो गई बीमार। इस समय अपनी सेहत का ध्यान रखिए, बड़ा क्रूशियल टाइम चल रहा है। डोंट गेट ट्रैप्ड विद इन्फेक्शन एंड अदर थिंग्स। ठीक है। धुआं वुआं भी थोड़ा कम कर लीजिएगा, पोल्यूशन वैसे ही है मार्केट में। कैश फ्लो स्टेटमेंट, 3 कंपोनेंट है। कैश क्या होता है, फ्लो क्या होता है, और स्टेटमेंट क्या होता है। तीनों को कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। सबसे पहले समझिएगा, कैश का मतलब क्या हुआ? कैश का मतलब हुआ कैश इन हैंड। कैश इन हैंड में देखिए जरा, मैंने आपको दिखा रहा हूँ क्या? 100 रुपये दिखा रहा हूँ, दिस इज 100 रुपये। दिस इज नोन एज व्हाट? करेंसी नोट। करेंसी नोट कहते हैं इसको। ठीक है। और ये देखिए, ये आपके सामने क्या प्रेजेंट करा मैंने? 10 रुपए का क्या? चिल्लड़। इसे कहते हैं कॉइन कहते हैं। तो कैश में क्या हुआ? करेंसी नोट हुआ और कॉइन हुआ। एक चीज तो ये बनी। इसके अलावा कैश के अंदर होता है योर मनी डिपॉजिटेड विद द बैंक, इन फॉर्म ऑफ योर सेविंग्स अकाउंट, इन फॉर्म ऑफ योर करंट अकाउंट, इन फॉर्म ऑफ योर फिक्स डिपॉजिट, इन फॉर्म ऑफ योर रिकरिंग डिपॉजिट। कोई भी स्कीम के अंदर अगर आपका बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, वो भी कैश के अंदर ही आएगा। ठीक है। और डिमांड डिपॉजिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि अंटिल यू आर गोइंग टू डिमांड दैट मनी फ्रॉम बैंक, वो पैसा आपके पास नहीं आएगा। एंड हाउ विल यू डिमांड? व्हाट आर द मोड्स ऑफ डिमांडिंग द मनी? चेक से डिमांड कर लीजिए, एटीएम कार्ड से विड्रॉ कर लीजिए, या विड्रॉल स्लिप से विड्रॉ कर लीजिए। ठीक है। ये अभी मुझे ध्यान आया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का साउथ में, मतलब तमिलनाडु की तरफ एक केस हुआ था। वाइफ ने, शी हैज डिलीवर्ड अ बेबी, और वो बिस्तर से उठ नहीं सकती थी। उसने अपने हस्बैंड को बोला कि जाओ तुम पैसा निकलवा के ले आओ, अपना कार्ड दिया, हस्बैंड गया वहां पर, और वो यानी कुछ हुआ, पैसा वो एटीएम मशीन ने वापस ले लिया। दे फाइट द केस विद द कंज्यूमर फोरम, पता नहीं कहाँ 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 का। और कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो दिया
कि आपने अपनी बहुत क्रूशियल कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी को दे दी, दैट इज अ ब्रीच ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप। वो पैसा 25,000 उनका चला गया। हाँ, वो बोल रहे हैं हस्बैंड है चाहे कोई भी हो, बैंक की नजरों में तो वो कस्टमर है, वो कस्टमर है, आप चाहे कितने ही कॉर्डियल रिलेशनशिप में रहें। मतलब आइडियली कुल मिलाकर ये है कि आप जब तक आप खुद खुद लेके नहीं जाएंगे। अच्छा, फिर बैंक ने सजेस्ट किया, अगर आपका हस्बैंड था ना तो आपको क्या करना चाहिए था ना, आपको एक अकाउंट पे चेक देके, या फिर सिंपल चेक बिना अकाउंट पे चेक देके उसको ब्रांच में भेजना चाहिए था। लेकिन मेरा क्वेश्चन कहने का ये है, मान लो रात को 2 बजे अचानक से पैसे की जरूरत पड़ती है, तो चेक लेके जाएगा हस्बैंड के बैंक में? एनीवे, वो केस गलत तरीके से लड़ा गया, इसलिए वो लोग हार गए। एनीवे, पर हमारे बोले ना, हमारा पर्पज में बताने का था, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक। बैंक से आप पैसा विड्रॉ तभी कर पाओगे जब आप एटीएम अपना यूज कर रहे हैं, चेक से यूज कर रहे हैं। एक विड्रॉल स्लिप होती है बैंक में, उसकी लिमिट होती है 40-50 हजार की, उससे ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। गॉट इट? अब जरा समझिए कैश इक्विवेलेंट किसे कहते हैं, है ना? कैश इक्विवेलेंट, तो मैं आपको बताता हूँ, जरा देखें। हिंदी में एक शब्द होता है, हिंदी में एक शब्द होता है क्या? हिंदी, जब कुछ सब हिंदी तो आती होगी ना सबको, है ना? जैसे जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो कहते हैं क्या, एक शब्द होता है क्या? हाँ, भाई, है ना? ऐसे कहते हैं ना, भाई है। तो मान लिया जाए यक्ष कहता है तनिष को, तनिष को कह रहा है यक्ष, तनिष, अ, तू मेरा भाई है, ऐसे बोलता है उसको। ठीक है? और यक्ष जो है, यक्ष, ये भाई हटा देते हैं। यक्ष जो है रोहन को कहता है, ठीक है, तू मेरे भाई जैसा है। क्या फर्क है बताइए? तो यही डिफरेंस आपको समझ में आएगा, कैश और कैश इक्विवेलेंट क्या होता है। तू मेरा भाई है और तू मेरा भाई जैसा है। अब बताइए, बताओ क्या डिफरेंस है? अरे मुझे अंग्रेजी ट्रांसलेशन मत बता, क्या बात हुई? दोनों दोस्त हैं आपके, आर फ्रेंड, दे आर नॉट रियल ब्रदर्स, प्लीज अंडरस्टैंड। इधर लक्षित या अमोलिका कोई बताए मुझे जरा। अरे भैया, ब्लड रिलेशन भूल जाइए, नहीं होता कुछ, कुछ दोस्त तो भाई से भी, ब्लड रिलेशन से भी बढ़कर होते हैं। प्लीज बताइए, यहाँ पर आइए। सर एक को वो भाई मान रहा है और एक को वो भाई जैसा मान रहा है। हे भगवान, ये तो मैं भी बोल रहा हूँ। आप जरा समझिए, मेरा भाई है, ठीक है। और जनरली ये माना जाता है कि ब्लड रिलेशन में जो भाई भाई होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, जान लड़ा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, दुनिया भर की चीजें, मतलब ठीक है, मतलब नॉट लेस देन पोजीशन ऑफ माई रियल ब्रदर, ब्लड रिलेशन वाला ब्रदर। ये क्या है, रोहन, ये मेरा भाई जैसा है। मतलब अगर मुझे चुनना पड़ा अपने भाई और रोहन में, तो मैं पहले अपने भाई को चुनूंगा, फिर रोहन को छोड़ूंगा। मतलब थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंस वाली बात चली गई है। मान लिया जाए गणेश की अगर कहीं ठुकाई पिटाई चल रही है, तो उसने फोन करा, भाई कहता अभी आता हूँ भाई, है ना? ये ना अपनी जीप भर के ले आया, पता नहीं जितनी भी तरह की जीप गाड़ियां बड़े भर के ले आया, और अपने भाई, रोहन को कहता है, रोहन कहता भाई, कहता क्या हुआ, कर भाई कुछ लोग पीट पाट रहे हैं, कहता रुक जा, बस ये कॉफी खत्म करके आ रहा हूँ, ये रुक जा, बास्केटबॉल का प्रैक्टिस है ना, खत्म करके आ रहा हूँ। अंडरस्टैंड द डिफरेंस? यहाँ हम बिल्कुल उसको भाई का दर्जा दे रहे हैं, एज अ रियल ब्रदर, एज फार एज सोशल रिलेशन इज कंसर्न एंड ऑल। ठीक है? ये शादी चल रही है, घोड़े पे चल बैठा हुआ है यक्ष, ठीक है। आपने देखा होगा जनरली छोटू को भाई भाई जो तो उसे घोड़े में आगे बैठा दिया जाता है, उसको वो दूल्हे के अटायर में बैठा दिया जाता है ना। हाँ, बैठा दिया जाता है। ठीक है। अब जो भाई है उसे तो बैठा दिया जाएगा। अब मान लो रोहन छोटू सा, उसे थोड़ी बैठाएंगे, चल भी आ जा तू भी बैठ जा इससे, ऐसे नहीं होता। दैट इज अ रिलेशनशिप, दैट इज द रिलेशनशिप, अंडरस्टैंड प्लीज। तुम्हारी भी बारी आएगी कभी, तो कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। सो यू गॉट इट। तो कैश और कैश इक्विवेलेंट में यही फर्क होता है। कैश मतलब हार्ड कैश, करेंसी है, नोट्स 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 हैं और कॉइन्स हैं आपके पास, और आपका बैंक में जो पैसा जमा है। लेकिन कैश इक्विवेलेंट जो है वो कैश नहीं है। हाँ, कैश जैसा है, मतलब आपको अगर उसे कन्वर्ट कराना हो कैश तो हो जाएगा, उतनी तकलीफें नहीं होंगी। लेकिन क्या माइनर डिफरेंस होता है उसे देखते हैं जरा यहाँ पर। सी व्हाट इज द डिफरेंस हियर? इट सेज कैश इक्विवेलेंट मींस short term, highly liquid investments. Those are readily convertible into known amount of cash and which are subject to an insignificant risk in change in the value. हमने कैश रखा हुआ है, हमने अपने म्यूचुअल फंड में पैसा रखा हुआ है, हमने शेयर मार्केट में स्टॉक में कुछ पैसा लगा रखा है,
हमारे पास मान लिया रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर है, उसकी मार्केट में कीमत मान लो 2,500 रुपये चल रही है हाइपोथेटिकली, कितनी भी हो सकती है मुझे भी नहीं पता। और अगर मैं उसे बेचने जा रहा हूँ, तो अगर वो मुझे 2,500 की जगह 2,449 में बिक रहा है, 2,448 में बिक रहा है, तो ये जो डिक्रीज है, क्या इतना सिग्निफिकेंट डिक्रीज है ये। और 2,500 का शेयर 1,500 में बिक रहा है, तो आई कैन अंडरस्टैंड इट्स अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज। बिल्कुल होगा ना, लेकिन 1 रुपया 2 रुपए का जो डिक्रीज होता है उसको बहुत सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता, जब शेयर का, और एमआरएफ का शेयर जो है 79-80 थाउजेंड रुपीज का एक शेयर है, उसमें अगर 100 रुपए भी प्राइस गिर रहा है तो क्या फर्क पड़ रहा है, उतना सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा ना एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ फेस वैल्यू। तो ये कहता है कि कैश इक्विवेलेंट वो होते हैं। देखो, मैंने किसी को बोला ये ले 100 रुपये पकड़ो, मैंने कहा भाई साहब 100 का छुट्टा देना, तो 100 के छुट्टे मुझे 10-10 के 10 नोट देगा, 20-20 के 5 नोट देगा, पूरा इतने तो देगा मुझे। यही बोलेगा नहीं नहीं नहीं, हम तो इसकी जगह आपको 90 रुपीज देंगे जी। ऐसे थोड़ी करेगा कोई। मैं किसी को 10 रुपए का कॉइन दूंगा, बोलूंगा भैया 2-2 रुपए के दे दो, मुझे 5 पकड़ाएगा, बिना बोले 5 पकड़ाएगा। ये होता है कैश। मैं बैंक में स्लिप भर के दे रहा हूँ 50,000 रुपीज की, मुझे 50,000 देगा, 49,000 थोड़ी बोलेगा कि 1,000 काट लिया सर्विस चार्ज। आई गेट एग्जैक्टली द सेम अमाउंट ऑफ मनी। दैट डजंट हैपन विद कैश इक्विवेलेंट। इनमें क्या होता है, या तो वो आपको पूरा भी मिल जाए, शायद ज्यादा भी मिल जाए, कम भी मिल जाए, लेकिन वो जो इंक्रीज डिक्रीज होता है वो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं होता है, इनसिग्निफिकेंट होता है। इसको हम कैश इक्विवेलेंट की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है जी। क्या क्या हो सकता है। An investment normally qualifies as a cash equivalent only when it has a short maturity period. शॉर्ट मेच्योरिटी पीरियड 12 महीने का भी होता है, लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली 3 महीने का बोला गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर। याद करिए, जब आपने फाइनेंशियल मार्केट पढ़ा होगा और आपने मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे, है ना। ट्रेजरी बिल हुआ करता था, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, हाँ, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी। एक बैंक पुकारता दूसरे बैंक को, ब्रो पैसा चाहिए, वो बैंक कहता है रुक अभी देता हूँ, दैट इज कॉल मनी, है ना। ऐसा करके। अच्छा, एक चीज इसमें लिखी हुई है, ये एनसीईआरटी के अंदर से मैंने लिख के उठा के रखी चीजें, कि काफी इंपॉर्टेंट है। कहता है कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कैश इक्विवेलेंट unless they are in substantial cash equivalent. For example, preference shares of a company acquired shortly before their specific redemption date, provided there is only insignificant risk of failure of the company to repay the amount of maturity. अगर आपने क्या कर दिया, कोई प्रेफरेंस शेयर खरीद लिए जिसका रिडम्पशन 3 महीने 2 महीने बाद होना और पूरी वैल्यू पे होने वाला है, तो कैश इक्विवेलेंट में डाल देंगे उसे। अदरवाइज शेयर वाले पैसे को कैश इक्विवेलेंट में नहीं डालते, मना कर दिया, नहीं डालना आपने उसको। लेकिन अगर वो बोले कि मेच्योरिटी पीरियड 3 महीने से कम है तो रखेंगे। अच्छा, कई बार आपको बोल दिया, अच्छा क्वेश्चन में अगर करंट इन्वेस्टमेंट दे रखा है तो उसे हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लेके चलते हैं, लेकिन लिखा है कि करंट इन्वेस्टमेंट 5 लाख, 60% इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो 5 लाख का 60% जो है 3 लाख, वही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माना जाएगा। बाकी का हम क्या मानेंगे, करंट इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टिंग की तरह ट्रीट कर लेंगे। जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं ऐसे क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, बुक्स में नहीं है, आई शो यू। तो आगे चलते हैं जरा। अब यहाँ क्या हो रहा है क्वेश्चन में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ना कैश फ्लो की बात कर रहा है। कैश फ्लो क्या होता है, जरा उस पर डिस्कशन करें। और ये कह रहा है कि कुछ आइटम कैश फ्लो के अंदर इंक्लूड है, कुछ आइटम कैश फ्लो के अंदर इंक्लूड नहीं है, उन पर हम थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा समझिए कि कैश फ्लो किसे कहते हैं। हर क्लास में मैं बच्चों से क्वेश्चन पूछता हूँ कि फ्लो ऑफ रिवर और फ्लो ऑफ मनी में क्या डिफरेंस होता है। हाँ, फ्लो ऑफ वाटर बोलते हैं विच इज फ्लोइंग इन रिवर। हाँ, पानी का जो फ्लो होगा वो जाएगा सीधा नीचे, है ना। हाँ, लेकिन डोरेमोन कहता हाँ, आता है ना जब मेरा टॉयलेट जाम हो जाता है। जाम होना अलग सिचुएशन है ना। आप देखेंगे कि अब गर्मियों में जब यमुना के अंदर बाढ़ फ्लड आया था, देखा था ना। तो जब फ्लड आ रहा है, तो जब नदी का पानी बैक मार रहा है, तो भाई आपके घरों में पानी क्या होगा, डूब जाओगे तो सारे के सारे, पानी को पानी का रास्ता नहीं मिलेगा, तो ऐसे तो होगा। तो फ्लो ऑफ रिवर क्या होता है, ये एक डायरेक्शन में जाता है जहां पर ढलान होती है सिर्फ। फ्लो ऑफ मनी दोनों डायरेक्शन में चलती है, आती भी है और जाती भी है, आएगा भी और जाएगा भी पैसा, ठीक है। तो अभी जैसे कुछ दिन पहले डोरेमोन मीचैन के घर गया था, तो क्या हुआ, इनफ्लो हुआ होगा पैसे गया, आउटफ्लो हुआ होगा। भाई इन लॉज के घर गया तो सारा सामान वामान लेके गया, है ना, फादर इन लॉ को, और वो जो छोटी छोटी सिस्टर इन लॉ उनको इम्प्रेस करने के लिए गया, तो सारा इसका आउटफ्लो ऑफ मनी हुआ ना। हाँ, अरे यार, ऐसे मतलब मुंह उठाए चले जाओगे, मतलब डोरेमोन ने मुंह भी नहीं धोया, क्या नाम हियर, व्हाट इज दिस। तो आउटफ्लो कराएगा, ठीक है।
जाते जाते पापा ने देखा कि लड़की के पापा ने मतलब जो भी मतलब फ्यूचर फादर इन्होंने देखा लड़का इतना खर्चा करके आया है और अच्छा लड़का है, और तुमने कहा चल बेटा ले कोई बात नहीं, उन्होंने अपनी जेब से 10,000 निकाले उसकी जेब में डाल दिए। वो इन्फ्लो हो गया डोरेमोन का, कहता है पुत्र कोई बात नहीं, ऐसे चलता रहता है। एनीवे, लेट्स कम टू द पॉइंट। इनफ्लो आउटफ्लो दोनों होता है पैसे के अंदर। अब जरा समझें कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन सा वाला फ्लो हम इंक्लूड करके चलेंगे, वो देखिए जरा यहाँ पर। भाई हमने बोला ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इस तरफ रखे हमने यहाँ पर, इस तरफ। ठीक। और इनका लेना देना किससे होता है? इनका लेना देना नॉन करंट लायबिलिटी से होता है, इनका लेना देना लायबिलिटीज से होता है, ऐसे करके। इनका लेना देना नॉन करंट एसेट से होगा लेना देना, इनका लेना देना करंट एसेट से होगा। अब जरा मैं बताता हूँ कैसे। ये सब हम ऐसे इस तरफ दूसरी तरफ रख रहे हैं। तुमने क्या किया? तुमने डिबेंचर इशू कर दिए। डिबेंचर इशू करे, नॉन करंट लायबिलिटी में आया था डिबेंचर। तुमने लॉन्ग टर्म लोन ले लिया बैंक से, तो क्या होगा? तुम्हारे पास पैसा आएगा। दिस इज कैश फ्लो। दिस इज कैश फ्लो। You are paying interest on these long term loan, you are paying interest on these long term loan, that is what cash flow। लेकिन तुमने डिवेंचर इशू कर दिए, तुमने क्या कर दिए? तुमने डिवेंचर इशू कर दिए और बदले में क्या खरीद ली? बिल्डिंग खरीद ली। नो, इट इज नॉट अ कैश फ्लो। क्योंकि मूवमेंट तो इनके बीच में होनी चाहिए, आपस में मूवमेंट होगी थोड़ी कहलाएगी। तुमने क्या कर दिया? तुमने अपना तुमने अपनी एसेट्स खरीद ली। तुमने एसेट्स खरीदी तो क्या होगा बताइए? तुम्हारा कैश का आउटफ्लो हो जाएगा। तुमने प्लांट बिल्डिंग मशीनरी कैश में खरीद लिया, आउटफ्लो हो गया। लेकिन तुमने क्या कर दिया? बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली, किसके बदले में? शेयर के बदले में, तो आउटफ्लो नहीं हुआ। हाँ। और चलिए आगे जरा। तुमने क्या कर दिया? बिल्डिंग बेच दी, तुम्हारे पास क्या आ गया? पैसा आ गया। गॉट इट। तुमने डेटर से पैसा ले लिया, तो क्या कहलाएगा? कैश फ्लो हो गया। लेकिन तुमने डेटर के बदले में क्या कर दिया? डेटर के बदले में क्या कर दिया? बीआर ले लिए, तो भाई कैश फ्लो तो हुआ ही नहीं। इट इज नॉट अ कैश फ्लो, है ना? तुमने क्रेडिटर के बदले में क्या कर दिया? क्रेडिटर को बीपी में कन्वर्ट कर दिया, देयर इज नो कैश फ्लो। तो इनके बीच में अगर मूवमेंट होती है वो कैश फ्लो नहीं कहलाएगी। कैश फ्लो तब कहलाएगा व्हेन देयर इज अ मूवमेंट बिटवीन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड नॉन करंट करंट एसेट्स या नॉन करंट या करंट लायबिलिटी एंड अदर टाइप ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी, तब वो कैश फ्लो कहलाएगा। अब एक और चीज समझिए। मेरा कैश भी है, मेरा बैंक भी है यहाँ पर पैसा, ठीक है। मैंने कैश बैंक में जमा करा दिया, विल इट बी कैश फ्लो? नहीं, ये भी कैश फ्लो नहीं कहलाएगा, बिल्कुल नहीं कहलाएगा कैश फ्लो। मेरे पास क्या होती है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं। मैंने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बेच दी और पैसा ले लिया, विल इट बी अ कैश फ्लो? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बेच दी, कैसे होगा बेटा? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तो कैश इक्विवेलेंट के अंदर इंक्लूड करी हुई है हमने। तो आइटम जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर हैं, उनको खरीदोगे बेचोगे, उनको डिस्पोज करोगे एक्वायर करोगे, इट विल नॉट बी अ कैश फ्लो। इट विल नॉट बी अ कैश फ्लो। ठीक है। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी ऑनलाइन में जो बैठे हैं? समझ पा रहे हैं कैश फ्लो कब होगा? जब क्या होगा? म्यूचुअल कनेक्शन होगा, तब कैश फ्लो बोलेंगे। मतलब एक साइड से दूसरी साइड जब मूवमेंट होगी तब आपको कैश फ्लो बोलेंगे, अदरवाइज कैश फ्लो नहीं बोल सकते आप। बेटा हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को करंट असेट्स के अंदर रखते हैं, ठीक है जी। और हमने बोला वो तो अकाउंटिंग होती थी, और हम एनालिसिस कर रहे हैं। मैंने क्लास के शुरू में ही बोल दिया था आपसे कि अनलाइकली अवर अकाउंटिंग, हम यहाँ कुछ अलग करेंगे। देखो, रेशियो एनालिसिस जब आप पढ़ रहे थे तो करंट असेट्स के अंदर आप ये शॉर्ट टर्म कैश बैंक सब इंक्लूड कर रहे थे। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आप क्या कर रहे हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर करंट असेट से कुछ कंपोनेंट उठा के अलग कर रहे हो। कैश एट बैंक कर रहे हो, कैश इन हैंड कर रहे हो, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, करेंसी नोट कॉइन कर रहे हो, और ये शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज रख रहे हो, इनको रखो। अच्छा सुनो, अगर किसी ने बोला कि शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी में से शॉर्ट टर्म मार्केट 60% कैश इक्विवेलेंट है, तो 60% यहीं पड़ा रहेगा, बाकी का 40% करंट असेट्स का पार्ट बनेगा, वो उस तरह से ट्रीट होगा। हाँ, वो शॉर्ट टर्म अगर बोला, शॉर्ट टर्म करंट असेट्स को आप शॉर्ट टर्म मान के चलिए, अनटिल अनलेस देयर इज अ रीजन, देयर इज अ क्वेश्चन, देयर इज इंफॉर्मेशन गिवन कि भाई ये क्या चीज है, ये नॉन करंट, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं है, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। हाँ होती है ना। पर हमने बोला ना यहाँ पर कि इसने कैश इक्विवेलेंट की परिभाषा में चीजें बदल दी ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ने कैश फ्लो की डेफिनेशन के अंदर वो कैश इक्विवेलेंट को, मतलब इस करंट असेट्स को कैश इक्विवेलेंट के अंदर इंक्लूड कर दिया है। अब क्या करें हम, बताइए? हम तो कानून के हिसाब से चलेंगे ना। तो ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन होता है कि एक चैप्टर में करंट असेट्स के अंदर कुछ पढ़ रहे हैं, एक चैप्टर में कुछ पढ़ रहे हैं। भाई रेशियो भी एनालिसिस था, ये भी एनालिसिस है। अकाउंटिंग में देयर इज नो कंफ्यूजन। अकाउंटिंग साफ साफ कहती है
इन्वेस्टमेंट नॉन करंट में जाएंगे तो अगर लॉन्ग टर्म होंगे, करंट असेट्स के अंदर जाएंगे अगर शॉर्ट टर्म होंगे, बस। लोन्स एंड एडवांसेस लॉन्ग टर्म जाएंगे, लोन्स एंड एडवांसेस शॉर्ट टर्म जाएंगे। अकाउंटिंग में थोड़ी कोई लफड़ा है, ये तो एनालिसिस में परेशानी हो जाती है हम लोगों को। तो दैट इज आई एम डिवोटिंग मोर टाइम, यू कैन अंडरस्टैंड। पढ़ा हो जा भाई। आई, कोई बात नहीं, दीज आर द लाइटर मोमेंट्स ऑफ द क्लास। अब चलिए जरा उस डब्बे को देखिए। Accounting Standard Revised Para 7 clearly states that cash flow excludes movement between items that constitute cash and cash equivalent, because these components are the part of cash management of an enterprise rather than parts of its operating, investing or financing activity. इसीलिए इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। तीन आइटम है: कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, एंड सेल परचेज ऑफ शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज या इन्वेस्टमेंट। इसको हम यहाँ लेके चलते हैं। दिस इज क्लियर। तो ध्यान रहेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है, कैश फ्लो के अंदर किसको इंक्लूड करते हैं, किसको इंक्लूड नहीं करते हैं। और आगे चलते हैं। तो कैश फ्लो का मतलब है कि मूवमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यू टू सम नॉन कैश आइटम, इसको कैश फ्लो बोलेंगे। मूवमेंट किसकी है भाई, किसके मूवमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की मूवमेंट की बात कर रहे हैं, किसकी वजह से? नॉन कैश आइटम की वजह से। ये सारे नॉन कैश आइटम हैं, इनकी वजह से मूवमेंट होती है। ये मूवमेंट अगर आपके पास आ रही है तो इनफ्लो ऑफ कैश बोलेंगे, जा रही है तो क्या बोलेंगे? आउटफ्लो ऑफ कैश बोलेंगे। अगर इनफ्लो हो रहा होगा तो सोर्सेज बोलेंगे उसको, आउटफ्लो होगा तो बोलेंगे क्या? यूजेस। सोर्सेज एंड यूजेस भी सब यूज होता है। सोर्स का मतलब इनफ्लो ऑफ मनी, यूजेस का मतलब है यूज ऑफ मनी। सोर्सेज एंड यूजेस भी बोलते हैं उसको, ठीक है। अब चलते हैं जरा, सॉरी, अभी एक और चीज सीखते हैं, एक और कंसेप्ट सीखते हैं अभी, कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली है क्या, ये किस तरह की चीजों के साथ मूव करता है। वेट अ मिनट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हमें क्या करना पड़ता है? अपनी जो एक्टिविटीज होती है उन्हें तीन हिस्सों में बांटना पड़ता है। एक को हम कहते हैं ऑपरेटिंग, दूसरे को कहते हैं इन्वेस्टिंग, तीसरे को कहते हैं फाइनेंसिंग। यानी कि होगा क्या कि मेरी एक्टिविटीज हैं, ये मेरे पास है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मैंने बोला ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर मेरे पास आएंगे, इनको डिटेल में डिस्कशन करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और फिर हमारे पास होगी क्या? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऐसे करके तीन एक्टिविटीज हमारी, ठीक है। इन तीनों का टोटल, अच्छा जरा समझिए, अगर ये एक्टिविटी पॉजिटिव होगी तो क्या होगा? ये होगा कैश फ्लो। और अगर ये नेगेटिव होगी तो क्या होगा? कैश यूज्ड। ऐसे होगा। अगर ये पॉजिटिव होगी तो क्या होगा? कैश फ्लो। और अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा? कैश यूज्ड, कैश फ्लो, या फिर कैश यूज्ड। ऐसे करके एक्टिविटीज होंगी। इन तीनों का टोटल, इन तीनों का टोटल, ये टोटल, ये टोटल और ये टोटल, दिस टोटल या तो पॉजिटिव होगा या क्या होगा? नेगेटिव होगा। कुछ भी हो सकता है। अगर ये टोटल पॉजिटिव हुआ, ये टोटल पॉजिटिव हुआ, अगर ये टोटल पॉजिटिव हुआ तो हम क्या बोलेंगे इसको? हम बोलेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द करंट ईयर, ऐसा बोलेंगे। अगर ये टोटल नेगेटिव हो गया तो क्या बोलेंगे हम इसको? नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द करंट ईयर, ऐसा बोलेंगे। ठीक है जी। मतलब तीन एक्टिविटीज हमें ढूंढनी होती है, इन तीनों का टोटल करते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा तो इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द ईयर। हाँ नहीं अभी बताऊंगा ना, अभी रुक जाओ। और बोलेंगे तो नेगेटिव बोल देंगे, ठीक है। अब जरा देखिए, इन तीनों को निकालने का क्या पर्पस है, इससे हमारा क्या पर्पस सॉल्व हो रहा है। आइए समझते हैं इसका क्या पर्पस सॉल्व हो रहा है। अगर मेरे पास क्वेश्चन में, अगर मेरे पास क्वेश्चन में ओपनिंग, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स मेरे पास गिवन है यहाँ पर, ठीक है। अगर ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, पर जो इंक्रीज, अगर प्लस वाला तो प्लस कर दूं या माइनस वाला माइनस कर दूं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? किसके बराबर हो जाएगा? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर होगा। ठीक है, रुक जाओ। अब मैं बताता हूँ कि ये हम क्या कर रहे हैं, ये हो क्या रहा है बेसिकली। हम क्या कर रहे हैं? हम रिकंसिलेशन कर रहे हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के साथ, विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन बैलेंस शीट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। दूसरे तरीके से समझिए, लेमन की लैंग्वेज से समझिए। तुम हो गए 18 साल की? नहीं। अच्छा,
अगले साल ना, सितंबर में हो गई, हो गई। हाँ, क्या कह रही है, क्या कर, व्हाट अबाउट यू, में ये जल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो हुआ क्या कि इसके पापा ने इसको बोला कि बेटा तू 18 साल की हो चुकी है, ये ले 5 करोड़ रुपया, जा उड़ा। ठीक है जी। पापा ने 5 करोड़ रुपए दे गया। ये फिर वही हमारा पुराना तरीका। सी एस सेलेक्टेड, सेलेक्ट सिटी मॉल कहीं पड़ता, वहां चले गया, डीएलएफ चले जाओ, ज्यादा बड़ा है, और उड़ाना शुरू कर दिया, ऐसे 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 उड़ाना शुरू कर दिया। अचानक, अच्छा, अच्छा, अचानक क्या हुआ कि अचानक, हाँ, ये मॉल की छत पे बैठ गए, यहाँ पर ये बैठे, यहाँ पर ये लड़की है, ये लड़की है, बस, अच्छा, ये यहाँ खड़ी हो गई, और ये मॉल है काफी ऊंचा, उससे उड़ाना शुरू कर दिया। अचानक नानू को पता चला, ओ, बड़ा पुत्र रेटिंग का हो गया। उसने क्या करा, अपने ड्राइवर के साथ 10 करोड़ और भिजवा दी, कह रहा जा बेटा और उड़ा दो, है ना, नो मैं कर दूं बारिश नोटों की, वे गाना भी बज रहा है, नोटों की बारिश। ठीक है, डोरेमोन लूट रहा है पैसे, बस सिर्फ उस लूट रहा है, ठीक है, करण भाई से पैसा लूट रहे हैं नीचे, ये और फेंक, लूट रहे हैं पैसा ये लोग। अब सुनिए, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, अब जरूर क्या ना। अब होता क्या है कि जब से ये 10 करोड़ 5 करोड़ लेके चली गई यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए, ये तो इसको पता है ना कि इसको 15 करोड़ रुपए मिला, हमें तो पता ही नहीं कुछ भी। तो चलो ठीक है, जब ये नीचे आती है, तो नीचे आती है, थक गई बेचारी, काफी थक गई ना, 15 करोड़ उड़ाना बहुत मेहनत का काम होता है। जब ये नीचे आती है, तो इसके पास कितने पड़े हुए हैं? सिर्फ 8 करोड़ पड़े हुए हैं। अब जरा समझिए, अंडरस्टैंड। ये जब गई थी तो 5 करोड़ पप्पा के, 10 करोड़ नानू के, 15 करोड़ लेके गई थी, ठीक है जी। और जब ये नीचे आती है तो इसके पास कितने पड़े हुए हैं? 8 करोड़ पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब इसने कितने उड़ाए, कितने उड़ाए, कितने उड़ाए इसने, बताइए। 7 करोड़। लेकिन वो कौन से वाले, नेगेटिव वाले होंगे ना, है ना, नेगेटिव वाले होंगे। तो शी स्टार्टेड विद 15 करोड़, 7 करोड़ उसने उड़ा दिए, तो बचे कितने इसके पास? 8 करोड़। कैश फ्लो स्टेटमेंट में पता है क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये ओपनिंग गिवन होती है और क्लोजिंग गिवन होती है। आप ये वाला कैलकुलेट करते हो। कैसे कैलकुलेट करते हो? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग का टोटल बना के निकालते हो। आप क्या करते हो, इस टोटल को जब आप ऊपर वाले से जोड़ते हो, तो ऑब्वियसली ये नीचे वाले के बराबर होना चाहिए। दिस इज रिकंसिलेशन, और यही कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो हम क्या कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में? वी आर रिकंसाइलिंग ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट with the closing balance of cash and cash equivalent from the information given in your income statement and profit and loss, or and the balance sheet, in the form of operating, investing, financing activity का total. This is cash flow statement. तो हम पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। अंडरस्टूड क्या कर रहे हैं? अच्छा, जरा देखिए आप, इस तरह से समझिए। इसके पापा ने 5 करोड़ रुपए दिया इसको, ठीक है जी, उड़ाने के लिए। और जब ये नीचे आती है, इसके हाथ में 8 करोड़ रुपए, हाउ इट इज पॉसिबल। और सुनो, ये भी लिखा है कि इसने 7 करोड़ उड़ा भी लिए। अब आप जरा समझिए, 5 करोड़ दिए गए ना इसको, इसके हाथ में कितने बन रहे हैं? 8 करोड़ बन रहे हैं नीचे। यानी कि शायद इसको क्या हुआ, 3 करोड़ रुपए इसको क्या हुआ, मिला है पैसे का। अरे वो तो उसको अलग एग्जांपल लेके चल रहे हैं ना, ऐसे करके। अच्छा, वो अब हमारे पास ये भी इंफॉर्मेशन है कि इसने 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 क्या करा कि, हाँ, 3 5 करोड़ इसके पापा ने दिए थे, और 10 करोड़ इसके नाना ने Sir, दिए थे। जी बोलिए। sir, what is reconciling? रिकंसाइल, याद है बचपन में बैंक रिकंसिलेशन पढ़ा था? हम क्या करते थे, कैश बैलेंस ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम को मैच करते थे पासबुक के बैंक बैलेंस के साथ, नहीं करते थे मैच? बचपन में बैंक रिकंसिलेशन चैप्टर पढ़ा था। तो रिकंसाइल Yes, करने sir. का मतलब ये हुआ कि ओपनिंग बैलेंस को आप क्लोजिंग बैलेंस के साथ रिकंसाइल करते हैं, विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन दिस। ये जो ब्लैंक हमारे पास ये जगह है ना, ये यहाँ वाली इंफॉर्मेशन के साथ। अब जैसे इसके हाथ में 15 करोड़ आया, और इसने क्या कर दिया, 7 करोड़ यूज कर लिया, ये यूज कर लिया, तो नीचे कितना बचा? 8 करोड़ ही बचा ना आपके पास। अमलिका बोलिए, यस और नो तो बोलिए। Yes, sir. क्या हुआ कि हमारे पास क्वेश्चन में ना, ये गिवन होता है और ये गिवन होता है, ये वाली इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होती है। ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इन तीनों के टोटल से कैलकुलेट करते हैं। सिर्फ क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस, इंक्रीज डिक्रीज प्लस करते हैं, और आंसर क्या है, अगर नीचे वाले के बराबर आ रहे हैं तो हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है, नहीं आ रहा था कुछ गड़बड़ हुई है। ये रिकंसलेशन होता है। तो अब जरा डेफिनेशन की तरफ चलें, डेफिनेशन क्या कहती है? लेट अस सी व्हाट डेफिनेशन सेज।
कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट, ये छोटी वाली डेफिनेशन देखिए और वाली, which summarizes सोर्सेज मतलब कैश इनफ्लो एंड एप्लीकेशन मतलब कैश आउटफ्लो ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये बहुत स्टूपिड सी डेफिनेशन है, इससे कुछ पर्पस कन्वे नहीं हो रहा। ऊपर वाली डेफिनेशन देखते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ समरी ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट, रिसीट्स एंड पेमेंट की समरी है, रिकंसाइलिंग ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट विद द क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट from the information for a given period about the sources inflow and application outflow appearing in the item of the balance sheet and income statement। इसकी बात कर रहा है, they're talking about। क्या हुआ आज? लेट नहीं, बहुत लेट हुआ है भाई। ये आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है, तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। क्या कर रहे हैं हम लोग? वी आर रिकंसाइलिंग, या मैं बोलूं क्या है ये, इट इज अ समरी ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। इनफ्लो आउटफ्लो की समरी है, एक बेसिकली रिसीट्स एंड पेमेंट की समरी है, जो रिकंसाइल कर रही है किसको? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट with the closing balance of cash and cash equivalent from the information given, from the information calculated for a given period relating to what? Sources inflow and application outflow of items appearing where? In the balance sheet, item appearing where? Income statement। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपके पास है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपके पास है। ड्यूरिंग देयर कितना इंक्रीज कितना डिक्रीज हुआ, कितना यूज हुआ, कितने पैसे आए, आने आने वाले को बोलते हैं इनफ्लो या सोर्सेज, यूज वाले को बोलते हैं आउटफ्लो या एप्लीकेशन। सोर्सेज और एप्लीकेशन, सोर्सेज एंड एप्लीकेशन अराइजिंग आउट ऑफ आइटम अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट या आइटम अपेयरिंग इन द इनकम स्टेटमेंट, इसको कहते हैं हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट। डेफिनेशंस नहीं आती है, बट यू शुड नो कि हम करने क्या वाले हैं। तो आपको समझ में आया अब हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन में ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट गिवन होगा, हमारे पास बैलेंस शीट भी गिवन हो सकती है, हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस भी हो सकता है, हमारे पास लूज इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। उन इन्फॉर्मेशन से हम क्या करेंगे? ड्यूरिंग द ईयर होने वाला इंक्रीज डिक्रीज पता लगाएंगे, उसको ओपनिंग से जोड़ देंगे, अगर वो क्लोजिंग के मैच कर रहा है तो मतलब हमारा आंसर ठीक है, हमने अच्छे से बना लिया। नहीं मैच कर रहा तो मतलब कुछ गड़बड़ हो चुकी है और उसको ठीक करना है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो पूरे चैप्टर में हमें क्या करना है? हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को पढ़ेंगे, इन्वेस्टिंग को पढ़ेंगे, फाइनेंसिंग को पढ़ेंगे, बैलेंस शीट के अंदर ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग के आइटम को सेग्रीगेट करेंगे, इनकम स्टेटमेंट से ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग को सेग्रीगेट करेंगे, और तब उनका प्लस माइनस स्ट्रक्चर्ड तरीके से निकाल कर तब हम अपने स्टेटमेंट के अंदर डालेंगे और अपना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर उसको मैच करेंगे। ये हमें करना है कुल मिलाकर। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जरा एक एक एक्टिविटी को हम क्या करते हैं, डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। आइए देखिए, फ्लो चार्ट देखिए फर्स्ट पेज पे। आपको बोला गया एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपकी एक्टिविटी तीन हिस्सों में बांटी गई है। क्या बोला गया है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के रूप में बांटा गया है। और आपने देखा होगा ऑपरेटिंग में भी इनफ्लो आउटफ्लो है, इन्वेस्टिंग में भी इनफ्लो आउटफ्लो है, फाइनेंसिंग में भी इनफ्लो आउटफ्लो है। इनफ्लो ज्यादा आउटफ्लो कम, तो कहेंगे क्या कहेंगे उसको? कैश फ्लो पॉजिटिव, कैश फ्लो कहेंगे उसको। नहीं नहीं नहीं, इसमें चलिए कैश फ्लो बोलेंगे। इन्वेस्टिंग का अगर इन आउटफ्लो ज्यादा इनफ्लो कम तो क्या बोलेंगे? कैश यूज्ड बोलेंगे। फाइनेंसिंग अगर इनफ्लो ज्यादा आउटफ्लो कम तो क्या बोलेंगे? फ्लो बोलेंगे। और इन दोनों का टोटल जो होगा उसको बोलेंगे इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश कैश इक्विवेलेंट, जिसको हम ओपनिंग से जोड़ेंगे क्लोजिंग के बराबर आ जाएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट खत्म। इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। विद फ्यू एडजस्टमेंट्स, तीन एडजस्टमेंट्स होती हैं डेप्रिसिएशन की ड्यूरिंग द करंट ईयर का तो लेके चल रहे हैं ना हम लोग। पिछले साल के कैश इक्विवेलेंट से मुझे क्या लेना देना? पिछले साल के ट्रेंड के हिसाब से आज का हिसाब देखेंगे और फ्यूचर में क्या करेंगे, प्रोडिक्शंस करेंगे। चलो जरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को समझते हैं। एक बड़ा ही पॉपुलर सीरियल आता था एक टीवी में, भाभी जी घर पे हैं। हेलो, देखा होगा किसी ने ना? अभी भी आता है ना भाभी जी। भाभी जी घर में एक कैरेक्टर जिन्हें कहते हैं गौरी मैम, है ना? हाँ। और एक एक दूसरे वाली उनकी जो अपनी वाइफ होती हैं वो होती हैं। और जो जो गौरी मैम बोलते हैं, एक पुलिस वाला हप्पू सिंह भी होते हैं। बहुत काफी सारे लोग, काफी सारे। हाँ 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 हाँ। और एक कैरेक्टर और है, आई लाइक इट, चांटे पड़ते हैं आई लाइक इट। वो तो फिल्मों में भी आने लगे बंदा। हाँ हाँ, कैरेक्टर मतलब एक्टिंग सभी शानदार करते हैं। छोटा सा एनवायरनमेंट होता है, चार पांच कैरेक्टर घूमते हैं और बढ़िया एपिसोड बनता है। तो अंगूरी अंगूरी जी हैं। हाँ, और एक गोरी मैम है। चलिए देखें जरा, उसमें जो अंगूरी जी के हस्बैंड हैं, क्या बिजनेस करते हैं? क्या किस
पांडे जी बोलते हैं खोखा है उसका। रेलवे स्टेशन के बाहर क्या करते हैं? अंग्रेजी में बोले तो कियोस्क कहते हैं उसको, है ना, जैसे मेट्रो के कियोस्क होते हैं, जैसे मेट्रो में जाते हैं ना, आपने देखा होगा वो खाने पीने के आइटम के कियोस्क हैं। तो अंगूरी जी के जो श्रीमान जी है, जो हस्बैंड साहब है, वो क्या करते हैं, और और विधि बहुत सोफिस्टिकेटेड नाम दे रही है, गारमेंट्स का बिजनेस है। गारमेंट कुछ नहीं होते हैं, अच्छे बनियान बेच रहा होता है वो। हाँ, ठीक है। हाँ, स्ट्रीट वेंडर है भाई, ठीक है, बिजनेस तो पढ़ चुके हो तुम लोग, वो स्ट्रीट वेंडर है। अब मुझे बताइए, अंगूरी जी के जो हस्बैंड हैं, वो गारमेंट्स को बेचकर पैसा कमा रहे हैं, मतलब खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, जो पैसा कमा रहे हैं, ये उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएगी। क्या कहले? हाँ तो, हाँ तो ट्रेडिंग, इसका कोर कोर रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी क्या है उनकी? ऑपरेटिंग तो हुई। ठीक है। चलो दूसरा एग्जांपल लेके चलता हूँ। भाई देखो, डोरेमोन को मीचर ने ठुकरा दिया। डोरेमोन हो गया सड़क पे घूमता हुआ आशिक। सुनो सुनो। अब अब जब डोरेमोन को जिंदगी में कुछ नहीं रहा, तो इसने क्या करा, इसने कहा कि चलो ठीक है, बहुत झटके का 3-4 साल मतलब गाना गाता रहा, तू मेरी ये मैं तेरा, ऐसे सड़कों में भी। लेकिन फाइनली इसको अकल उकल आ गई, जब जब बाकी बाकी लोग ग्रेजुएशन कर गए, आईआईएम की तरफ पहुंच गए, ये कहता भाई मैं तो सड़क पे रह गया। एनीवे, समहाउ ही स्टार्टेड, इसने कहा चलो मोदी जी से सबक लेके इसने क्या करा, अंडे का एक ठेला लगा दिया। देखा, देखोगे ना सेक्टर 18 के बस अपोजिट मार्केट में कहते हैं, मतलब उबले हुए अंडे, छिले हुए अंडे। अब मुझे बताइए, हाँ बहुत प्रॉफिट है, दैट्स रियली नाइस। हाँ ये, अब सुनिए। तो डोरेमोन उबले हुए अंडे देकर, ऑमलेट बनाकर, मक्खन के बिना मक्खन के, है ना, स्लाइस लगा के बिना स्लाइस लगा के, ठीक है, 4 अंडों का 6 अंडों का ऐसे करके बेच रहा है। तो ये जो पैसा कमा रहा है अंडों को बेचकर, ये पैसा इसके लिए क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। ठीक है। लेकिन अंडों को उबालने के लिए पतीला लिया है ये, स्टोव खरीद लिया, गैस का सिलेंडर खरीद लिया, दिस इज व्हाट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, है ना। अच्छा, और इसने मॉडर्न की पांडे से, ठीक है, 50,000 रुपये लोन भी ले लिया कि भाई रेडी खरीदनी है। है ना। वो जो लोन ले लिया, वो क्या कहलाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहलाएगा। तो हम सीखेंगे कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग क्या है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो क्या बनेगी, अंडे छील के, बेच के, उबाल के जो पैसा कमा रहा है ना, ऑमलेट बना के पैसा कमा रहा है, स्लाइस लगा के, बिना स्लाइस के, बिना मक्खन के, है ना, ऐसा करके कमा रहा है पैसा। ठीक है, अंडा कुछ बना के दे रहा है किसी को, ये बहुत कुछ करके दे रहा है। ठीक है जी। तो ये अंडे जो हैं, ये क्या कहलाएगा, इसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएगा, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है। अच्छा, मैंने आपको एग्जांपल दिया ना राजू लाल अंडे वाले का। अरे नहीं नहीं, अब दोबारा नहीं। हाँ, हम जिम के पास जब हम जवान हुआ करते थे, जिम के बाद, तो वो राजू लाल अंडे वाला जो अंडे बेचता था ना, वो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज थी। लेकिन भाई लोग क्या करते थे, प्लॉट भी खरीदते थे, बिल्डर भी बन गए भाई सब। हाँ, अब वो संभालते हैं। अब आप समझिए कि वो जो राजू लाल अंडे वाला अंडे के बिजनेस जो पैसा, उसकी कोर रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी थी। लेकिन वो जो प्लॉट बेचता था, खरीदता था, वो उसके लिए इन्वेस्टिंग था। वो उसके लिए इन्वेस्टिंग था। और प्लॉट खरीदने के लिए अगर उसने बैंक से लोन ले लिया या किसी मनी लेंडर से पैसा ले लिया, वो फाइनेंसिंग था। इस तरह से समझिए उस चीज को, ठीक है। हाँ जी, बिल्डर बन गया भाई, अच्छा खासा चलाता है। लेकिन शाम को अंडे की दुकान में जरूर से बैठता है, ये बड़ा क्लियर है उसका रूल। हाँ, नहीं नहीं, देर इज अ कनेक्ट। उसे उसे लगता है कि भाई मेरा जीवन इसी से बना है आगे, तो वो उस काम को चल। हाँ, अभी भी है, बिल्कुल है। अरे यार, दोपहर में तो नहीं होता ना वो। हाँ, नहीं, तुम खाओगे तुम्हें पता चलेगा क्या चीज थी। अंडे से एलर्जी है, सही बात है। दो रखे, हाँ। हाँ, आइए आइए, चलो जरा देखते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग जनरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज अदर देन इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। मोटा मोटा तो आपको पता चल गया। इसके इनफ्लो क्या हो सकते हैं, जरा समझिए। आपने सामान बेचा, आपने सर्विसेज रेंडर कर दी, और आपको पैसा मिल गया, दिस इज कैश रिसीव। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर एंड कस्टमर्स, ये भी आपके लिए ऑपरेटिंग का इनफ्लो। अच्छा, रॉयल्टीज, कमीशन और फी और अदर रेवेन्यू, ये भी, है ना। रॉयल्टीज जानते हैं क्या होती है, बताया था रॉयल्टी। हाँ, हाँ, बुक्स मतलब पब्लिश वर्क पे जो, मतलब जो भी आपका था, उससे आपको लगातार पैसा मिलता रहता है, वो रॉयल्टीज हो गई। कमीशन या फी मिल गया आपका, जो आपका काम है। आप ब्रोकर हो, प्रॉपर्टी डीलर हो, आपको कमीशन फी मिलती है, ये आपके लिए ऑपरेटिंग है। ठीक है जी। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स को भी हम मान के चलते, क्योंकि जब हम पेमेंट करते हैं तो रिफंड भी तो आएगा ही। और इसके, हाँ नहीं, ऑपरेटिंग के इनफ्लो, डेफर्ड तो पेमेंट ही नहीं हो ना, तो कैश फ्लो के जुरिसडिक्शन से बाहर हो गया ना। हम तो सिर्फ याद करो ना इसको, कहाँ गए, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और अदर आइटम के बीच में कंपैरिजन कर रहे होते हैं।
ठीक है। कैश रिसिप्ट ऑफ प्रीमियम। आप इंश्योरेंस कंपनी है, आपको प्रीमियम का पैसा मिल रहा है भाई, आपके लिए तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएगी वो। आप इंश्योरेंस कंपनी है और आप क्लेम सेटलमेंट में पैसा दे रहे हैं, आपके लिए क्या कहलाएगा वो? आउटफ्लो कहलाएगा। गॉट इट। अरे ज्यादा ध्यान में मत डोरेमन, ध्यान दो इधर। अच्छा, नंबर 6 एक पॉइंट है आपके पास है रिसिप्ट में। कैश रिसिप्ट relating to future contract, forward contract, option contract and swap contract when the contract are held for dealing purpose। तो एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं। जैसे मान लिया जाए कि तुम कहाँ से, यू ओरिजिनली बिलोंग्स टू विच प्लेस? उत्तराखंड से। और कोई इधर कोई हरियाणा हरियाणा की तरफ से, पंजाब से कोई है नहीं? कहाँ पंजाब में, कहाँ पंजाब में, कहाँ पंजाब में? कह रहे हरियाणा से, कैसा आदमी है? सो रहा है जाग रहा है? जगह बता का, तुम बताओ। चलो मान लो, मान लिया जाए कपूरथला, कपूरथला से मान लो ये डोरेमोन है कपूरथला का, है ना? और कपूरथला में किसी ने क्या करा, किसानों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करा कि भाई आप ऐसा करिए, आप आलू उगाइएगा, आलू हम खरीदेंगे उससे, हम अपना चिप्स, चिप्स के प्लांट में उसे इस्तेमाल करेंगे आलू उगाने के लिए। और डील क्या साइन हुई कि भाई आलू ₹15 पर केजी हम आपसे लेंगे, बढ़िया क्वालिटी का आलू, हम आपको सीड वगैरह प्रोवाइड करेंगे, उस तरह का आलू हमें चाहिए। इन्होंने कहा ठीक है जी। इन्होंने आलू उगा दिया, है ना, विधि ने उगा दिया आलू वहां पर। अब हुआ क्या कि आलू की ना पॉसिबिलिटी है, आलू की भयंकर पैदावार हुई, मतलब जबरदस्त, मिट्टी मिट्टी सब थोड़ा आलू के लिए सुटेबल थी। बम्पर स्टॉक हो गया आलू, उस उसमें जलंधर की, पूरे जलंधर में, ये पूरे कपूरथला में बढ़िया तरीके के आलू हो गए। जब आपको मालूम है ना कि जब बम्पर पैदावार होती है आलू की, क्रॉप जो होती है, तो प्राइस गिरने शुरू हो जाते हैं। अच्छा सुनो, अच्छा विधि के साथ कांटेक्ट किया गया था कि 50,000 केजी आलू हम आपका खरीदेंगे, 50,000 केजी कम से कम इतना चाहिए हमें। ठीक है, ₹15 के हिसाब से खरीदेंगे। अब आलू का प्राइस मार्केट में कितना गिर गया, ₹13 हो गया पर केजी। पेप्सी को देखता है यार, ये तो प्राइस ₹5 पर केजी जाएगा, हम तो कॉन्ट्रैक्ट से बंध गए विधि के साथ, हमें तो देना पड़ेगा। उनका रिप्रेजेंटेटिव विधि के पास आके बोलता है कि सुनो विधि, ₹15 केजी, मार्केट में ₹13 केजी चल रहा है प्राइस, ये मार्केट में अब ₹10 केजी हो चुका है। ₹5 पर केजी, 50,000 के हिसाब से ये 2.5 लाख रुपए हमसे ले लो, और भैया हमें इस कॉन्ट्रैक्ट से मुक्त कर दो, है ना? तो विधि के लिए डील अच्छी है नहीं, सामान भी इसके पास रहेगा, 2.5 लाख भी मिलेगा। क्यों? क्यों गलत क्या? अरे रुक रुक, क्यों गलत है? अच्छा अभी देख क्या कर रही है ये, अब क्या करेगी ये जलंधर कपूरथला में ना बेच कर पटियाला बेच देगी जाके वहां। हाँ, क्यों बेचेगी यहाँ पर? इसके पास ट्रैक्टर ट्रॉली सब कुछ है, तो ये क्या करेगी, ट्रॉली ले जाएगी, ड्राइवर रखेगी। अरे पता, पेप्सी को क्या, सुनो पेप्सी को क्या कह रहा है इनसे कि भाई देखो आज मार्केट प्राइस ₹10 गिर चुका है, ₹15 हमने तुमसे वादा किया था। इसे मालूम है कि प्राइस ₹5 भी जाएगा, उसे मालूम है इतनी पैदावार हो चुकी, प्राइस ₹5 जाएगा, तो कहेगा ये विधि से क्यों खरीदूं यार, वहां से खरीदूं जब ₹5 केजी के हिसाब से मिल रहा है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट में कैंसिलेशन क्लॉज है। कैंसिलेशन क्लॉज कह रहा है कि भाई जितना प्राइस चल रहा है उतना अगर आप कंपनसेशन दे देते हैं तो हम छोड़ देंगे। इसको अट्रैक्टिव लगा, इसने कहा मुझे क्या फर्क पड़ा, ट्रैक्टर ट्रॉली डालूंगे उसको, किसी और जाके किसी और डिस्ट्रिक्ट में बेचाऊंगी मैं उसको, पूरे प्राइस मिल जाएंगे। गॉट इट? आप देखिएगा ना, ये किसान इतने ज्यादा वेल कनेक्टेड थोड़े ही हैं। जिस किसान के पास ट्रांसफर करने का पैसा है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो कमाता है, बाकी तो बेचारा सस्ते में बेचता है, क्या करेगा, है ना? एग्जैक्टली, बड़े किसान ऐसे ही कमाते हैं भाई। तुमने देखा होगा जब किसानों का आंदोलन चला था, कितने रईस किसान थे। ठीक है, वो मर्सिडीज, वो जो ट्रैक्टर भी जो होते थे, उन्होंने क्या बना रखे थे उनके अंदर, घर वैसे बना के रखे थे। दे आर वेरी रिच, दे आर वेरी रिच बिकॉज दे हैव अ फैसिलिटी टू ट्रांसपोर्ट देयर क्रॉप। वो पंजाब में बेच के हरियाणा बेच देंगे, वो नासिक ले जाएंगे बेचने के लिए। ₹15 क्या, ₹25 पर केजी प्राइस मिलेगा उनको, उनका ट्रांसपोर्टेशन खर्चा वर्चा सब निकल जाता है। विल एक्सेप्ट द प्रपोजल। तो ये जो कंपनसेशन इसे मिला, इसे कहते हैं हम लोग क्या, ये जो आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया था ना, उसके अगेंस्ट पैसा मिला है। तो ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये स्टॉक मार्केट में भी होते हैं। ये जो आपके मेटल्स में भी होता है, ये फूड ग्रेन्स में भी होता है। समझ रहे हैं? तो अगर आपने इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट करा और उसके अगेंस्ट आपको पैसा मिला, तो वो, और वो भी ट्रेडिंग पर्पज के लिए, तो वो आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जाएगा। कंडीशन उल्टी हो गई, कंडीशन उल्टी ये हो गई कि पैदावार जो थी ना वो कम हुई, रिस्ट्रिक्टेड हुई, और अब लग रहा है कि आलू के प्राइस ₹30 पर केजी चला जाएगा, और प्राइस ₹15 है। तो विधि कहती है कि देखो प्राइस ₹5 के हिसाब से है, आप मुझसे कंपनसेशन ले लो, मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट से फ्री कर दो।
पेप्सिको को मजा आएगा, वो क्या कहेगा क्या फर्क पड़ता है, यहाँ से नहीं कहीं और से लेंगे, पैसा आ रहा है, दे विल एक्सेप्ट द, विधि को पेमेंट करनी पड़ेगी ना इसके लिए। ये आउटफ्लो कहलाएगा, लेकिन किसका कहलाएगा, ऑपरेटिंग का कहलाएगा। पेज को जरा देखो नीचे। रुक जाओ एक मिनट, लेट लेट मी कंप्लीट। अभी ऑपरेटिंग है, फिर क्या पढ़ेंगे, इन्वेस्टिंग, फिर क्या पढ़ेंगे, आएंगे ना उस पे, बोलो। हाँ तो काउंटिंग में हम अपने हिसाब से देखते हैं ना, सामने वाले के हिसाब से थोड़ी देखेंगे। हाँ तो तुम अपने हिसाब से देखोगी ना, तो तुम्हें तो पेमेंट हो गई या लेवियस, अगर तुम दे रहे हो तो तुम्हारा आउटफ्लो, ले रहे हो तो इनफ्लो है, सीधी सी बात है। मूव इन दैट वे। चलो भाई, किसी का इनफ्लो दूसरे के लिए तो आउटफ्लो ही होता है। तो आइए देखें जरा, अब जरा आउटफ्लो देख लेते हैं। गुड्स परचेज इन कैश, सर्विसेज परचेज इन कैश। आपके क्रेडिटर और सप्लायर को आप पैसा दे रहे हो, आउटफ्लो पे। चलो बेटा पहले पेज पे ही है। कहाँ है मालूम है कहाँ है, हाँ यहाँ पर। फिर हमने बोला कैश पेमेंट फॉर इंश्योरेंस एंड फॉर एंड द इंश्योरेंस ऑफ एंटरप्राइज फॉर प्रीमियम्स एंड क्लेम्स एन्युटीज एंड अदर पॉलिसी बेनिफिट, इसके लिए हो गया। कैश पेमेंट ऑफ इनकम टैक्सेस हो गया। कैश पेमेंट ऑफ क्लेम्स, मान लिया आप इंश्योरेंस कंपनी है और आपके पास क्लेम आ गया, तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी ना, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएगी इंश्योरेंस कंपनी के लिए। ऐसे, हाँ, थोड़ा सा रुक जा, वर्कमैन कंपनसेशन के लिए अभी कम से कम आधे घंटे का टाइम लगेगा उस जगह जाने पे। थोड़ा सा, सब हर चीज लाइन में, वट एवर यू सेइंग, एवरीथिंग इज हियर। हाँ जी, क्या बोल रहे हो। अरे बेटा सब आएगा, रुक जा, थोड़ा सा सब्र करना, मैं अपने हिसाब से चलूंगा ना कि किस जगह पे क्या पढ़ाना है अभी, थोड़ा सा रुक जाओ अभी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अच्छा, इसी तरह से क्या कर दिया आप लोगों ने, कैश पेमेंट ऑफ क्लेम्स इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। और ये जो कैश पेमेंट ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, वेब कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप ट्रेडिंग पर्पज के लिए से कर रहे थे, फूड ग्रेन के ट्रेडर हैं, तो आपके लिए ऑपरेटिंग कहलाएगा, दूसरों के लिए नहीं कहलाएगा ये। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेमेंट टू एंड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉइज, सैलरीज, प्रोविडेंट फंड, बोनस, विच विल, ये हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी रहेगी हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम परचेज एंड सेल ऑफ, dealing or trading in securities, cash advances, and loans made by financial enterprises are usually classified as operating activities as they are the main activities of such enterprises। भाई देखो, लोन लेना और लोन देना बैंक का काम है, नहीं, शेयर में इन्वेस्ट करना बेचना ये भी बैंक का काम है, तो ये उनके लिए ऑपरेटिंग है। हमारे लिए शायद ये इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग हो जाए, लेकिन उनके लिए तो ये ऑपरेटिंग की कहलाएंगी। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है, वो कहता है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग। लेकिन आप पढ़िए, लिखा है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, लिखा है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, लिखा है रियल एस्टेट डेवलपर, लिखा है फाइनेंस कंपनी, तो आपको उसके नजरिए से सोचना है। अभी अब आप बोलेंगे हमें कैसे पता चलेगा, खूब सारे क्वेश्चन ऐसे वाले मैंने नोट्स में दिए, डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इन तीनों एक्टिविटी को ढंग से पढ़ लेंगे और आगे चलते हैं। मोटा मोटा हमारी प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी का इनफ्लो आउटफ्लो ऑपरेटिंग कहलाएगा। मोटा मोटा, अगर मैं कोई एसेट खरीद रहा हूँ, टेंजिबल या इंटेंजिबल, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, वो हमारी इन्वेस्टिंग कहलाएगी, खरीदना बेचना। ठीक है, आइए देखते हैं। मत मिलाओ, पता रायता बन जाएगा, वरना मत मिलाओ अभी। मैं समझ गया, आप बहुत ज्ञानी हो चुकी हो, बस रुक जाओ, पढ़ लेते थोड़ा सा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर एक्टिविटीज रिलेटिंग टू एक्विजिशन यानी कि परचेज, एंड डिस्पोजल यानी कि सेल्स। एक्विजिशन से रिलेटेड, खरीदने से रिलेटेड, और डिस्पोजल यानी क्या, सेल से रिलेटेड। इसका, सेल ऑफ क्या चीज है, लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं जिन्हें नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं, जिसमें टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों आ जाती हैं, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड करंट इन्वेस्टमेंट। लेकिन करंट इन्वेस्टमेंट कौन सी वाली, अदर देन इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हमने बोला था ना कि 60% कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, तो 40% यहाँ आ जाएंगी, उनको फिर इन्वेस्टिंग बोलेंगे। और अगर कुछ ना बोला जाए करंट इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो उसे कैश इक्विवेलेंट मान के चलेंगे। क्लियर है। अच्छा, देखें जरा क्या क्या हो सकता है, कंपेयर करके देखेंगे। हम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स करेंगे तो इनफ्लो है, हम परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स करेंगे तो क्या, आउटफ्लो है। हम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या है, इनफ्लो। हम परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या, आउटफ्लो। हम किसी को लोन देंगे अगर, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म वाला, हमारे लिए इन्वेस्टिंग, आउटफ्लो। और वो लोन की रिकवरी अगर हो जाएगी तो क्या कहलाएगा, इन्वेस्टिंग कहलाएगा। हमने अगर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे तो इन्वेस्टिंग, और उस पर अगर हमें डिविडेंड मिला तो क्या हुआ, इनफ्लो हो गया। हमने किसी को लोन दिया तो हमारे लिए इन्वेस्टिंग, उस लोन पे इंटरेस्ट मिला, वो इन्वेस्टिंग। समझ पा रहे हैं?
हाँ, डिविडेंड मिलना, इंटरेस्ट मिलना हमारे लिए क्या कहलाएगा? इन्वेस्टिंग। लेकिन डिविडेंड मिलना, इंटरेस्ट मिलना बैंक के लिए क्या कहलाएगा? ऑपरेटिंग। अभी तो बोला था, बैंक के लिए ऑपरेटिंग कहलाएगा। करेक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। हमने प्रॉपर्टी खरीद ली, हमारे लिए इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो हो गया। उस प्रॉपर्टी में हमें रेंट मिल रहा है, हमारे लिए क्या हो गया? इन्वेस्टिंग का इनफ्लो हो गया, है ना भाई? लेकिन रियल एस्टेट डेवलपर के लिए क्या है वो? ऑपरेटिंग है। हम एक ऑफिस खरीद रहे हैं, हमारे लिए इन्वेस्टिंग है। लेकिन जो बिल्डर है उनके लिए तो उसको, वो तो गुड्स है उनके लिए, वो तो ऑपरेटिंग है उनके लिए। ठीक है। अच्छा चलो देखें, रेंट अगर हम पे कर रहे हैं तो वो ऑपरेटिंग है भाई। रेंट अगर हम पे कर रहे हैं वो ऑपरेटिंग है, क्योंकि हमारा हमारा ऑफिस का रेंट है, फैक्ट्री का रेंट है, ऑपरेटिंग है वो। लेकिन रेंट रिसीव कर रहे हैं तो इन्वेस्टिंग है वो। ठीक है, अगर आप बिल्डर नहीं है तब, बिल्डर है तो वो भी आपके लिए ऑपरेटिंग है। अच्छा जी, तो आपने देखा, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आपने दिया तो आउटफ्लो था, वापस मिल गया तो क्या है? इनफ्लो। तो रेंट मिलना इनफ्लो इन्वेस्टिंग का, इंटरेस्ट मिलना डिविडेंड मिलना ये इन्वेस्टिंग ही कहलाते हैं। इज इट क्लियर? इसको कोई दिक्कत नहीं है? नोट करें जरा। परचेज ऑफ गुडविल विल ऑलवेज बी एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Separate disclosure of cash flow from investing activity is important because they represent the extent to which expenditure have been made for resources intended to generate future income and cash flows. देखो, जब आप कभी बोलते हैं ना कि एनालाइज करिए कैश फ्लो, अगर आप देख रहे हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ? कि आप ग्रो कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, मशीनरी एक्वायर कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में आपका रेवेन्यू जनरेट। ऐसी कंपनी अच्छी कंपनीज है, फ्यूचर में प्रॉफिट ज्यादा कमाएंगे और आपको उनके शेयर से ज्यादा पैसा मिलेगा री इन्वेस्ट में। ठीक है। लेकिन अगर इन्वेस्टिंग का इनफ्लो ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ? कि आप अपनी एसेट्स को डिस्पोज कर रहे हो। ऐसी कंपनी अच्छी थोड़ी है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ज्यादा होना चाहिए था ना, ये कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ज्यादा आ रहा है। मतलब जो आपकी रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, वहां से तो पैसा कमा नहीं रहे आप। अब जो अंडे वाले भाई साहब है, मान लो मैं बोलूं, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से वो एक महीने में 2 लाख 3 लाख रुपए कमा रहे हैं। लेकिन प्लॉट बेच के वो 25-25 लाख कमा रहे हैं। लेकिन मेन बिजनेस उसका अंडे का है, तो हम बोलेंगे अब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा ही है। मेन एक्टिविटी में आपका पैसा कम निकल रहा है और ये इन्वेस्टिंग वाले में ज्यादा निकल रहा है, तो भाई आप फिर अब बिल्डर ही बन जाओ ना। फिर वो फाइनली बिल्डर ही बन गया। अब वो अंडे बेचने वाला क्या हो गया? उसका सब्सिडरी एक्टिविटी हो गई। गॉट इट? इससे पता चलता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अगर फ्लो ज्यादा है तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आपकी कोर एक्टिविटी स्ट्रांग है। लेकिन ऑपरेटिंग की जगह इन्वेस्टिंग से ज्यादा पैसा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? कि आप तो भैया एसेट्स को बेच के खरीद के पैसा निकाल रहे हो, मतलब आपका फ्यूचर स्टेबल नहीं है। ठीक है, और आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट इज शोन अंडर करंट एसेट्स, देन इट इज टू बी टेकन एज कैश इक्विवेलेंट, बताया था। लेकिन अगर बोल दे कि 60% इज कैश इक्विवेलेंट, 40% इज कैश इक्विवेलेंट, तो जितना कैश इक्विवेलेंट है कैश इक्विवेलेंट, बाकी किस में चला जाएगा? इन्वेस्टिंग में चला जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी समझिएगा, बहुत सिंपल सा है। एनी एक्टिविटी विच इज रिलेटिंग टू एक्विजिशन, या सॉरी एक्विजिशन छोड़ दी, एनी एक्टिविटी विच इंक्रीजेस या विच चेंजेस द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ इक्विटी एंड डेट। डेट इक्विटी याद है, रेशो में पढ़ा था। हाँ, डेट और इक्विटी का कंपोजिशन बदल दे कोई एक्टिविटी, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फाइनेंसिंग बोलेंगे। कैसे, जरा देखते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी रिलेटिंग टू लॉन्ग टर्म फंड्स और कैपिटल ऑफ एन एंटरप्राइज, कैश प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, रेजिंग लॉन्ग टर्म बैंक लोन्स, रिपेमेंट ऑफ बैंक लोन, ये कहलाता है। अच्छा, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटी विच चेंजेस द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ ओनर्स इक्विटी, यानी कि कैपिटल इक्विटी प्रेफरेंस बदल जाए, इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर्स इन केस ऑफ अ कंपनी एंड बोरोइंग लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म ऑफ द एंटरप्राइज। उसके अंदर आपको मालूम है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरोइंग में डिबेंचर आ जाता है, लोन फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो सब आ जाता है। और जरा इनफ्लो आउटफ्लो को कंपेयर करके चलेंगे। जब आप शेयर इशू करेंगे, इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर, तो पैसा आएगा, फाइनेंसिंग का इनफ्लो। और जब आप शेयर को रिडीम करेंगे, प्रेफरेंस शेयर को, तो फाइनेंसिंग का आउटफ्लो। सीधी सी बात है। जब आप डिबेंचर इशू करेंगे तो क्या होगा? इनफ्लो। इशू करेंगे तो पैसा आएगा, फाइनेंसिंग का इनफ्लो। लेकिन जब आप डिबेंचर का रिडम्पशन करेंगे तो क्या कहलाएगा? फाइनेंसिंग का आउटफ्लो कहलाएगा। ठीक है। आप लॉन्ग टर्म लोन्स, बोरोविंग्स करेंगे बैंक से, तो क्या कहलाएगा? फाइनेंसिंग का इनफ्लो। और अगर आप उसी लॉन्ग टर्म लोन की पेमेंट कर देंगे तो क्या कहलाएगा? आउटफ्लो कहलाएगा। और सुनो, ये बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, ये भी क्या है? आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का इनफ्लो ही है, अगर आ गया तो। और अगर इनकी पेमेंट कर दी तो क्या है? आउटफ्लो है। अब जरा एक बात समझिए, नेक्स्ट सुनिए। अगर आप शेयर इशू करते हैं तो बदले में आपको देना पड़ता है डिविडेंड। शेयर इशू करेंगे तो डिविडेंड देना पड़ता है ना।
तो जब शेयर इशू किया था तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी था, और डिविडेंड पे करेंगे तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहलाएगा। डिविडेंड, जब शेयर इशू किया तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, और उस पर डिविडेंड पे करना तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, आउटफ्लो है। लेकिन जब आपने डिवेंचर इशू किए, फाइनेंसिंग का इनफ्लो था, डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे करोगे तो क्या कहलाएगा, फाइनेंसिंग आउटफ्लो कहलाएगा। गड़बड़ कहाँ होती है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड तो इन्वेस्टिंग है, लेकिन डिविडेंड पेमेंट और इंटरेस्ट पेमेंट इज फाइनेंसिंग। समझ रहे डिफरेंस? इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है कब, जब इन्वेस्ट किया होगा तभी तो। और देना कब पड़ता है इंटरेस्ट, डिविडेंड कब, जब आपने बोरोइंग कर रखी होगी। तो इसीलिए इंटरेस्ट रिसिप्ट और इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसिप्ट इज इन्वेस्टिंग, लेकिन इंटरेस्ट पेमेंट और डिविडेंड पेमेंट इज व्हाट, फाइनेंसिंग। ये ध्यान रखना, इसलिए गड़बड़ करते हैं लोग। ठीक है। अच्छा, डिविडेंड पेड इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, डिविडेंड कब पे करोगे, जब आप शेयर इशू करोगे, है ना। तो कोई भी, चाहे बैंक है, चाहे नॉन बैंक है, चाहे रियल एस्टेट, चाहे बिल्डर है, चाहे एफएमसीजी वाला, कोई भी है, चाहे एविएशन वाला, चाहे इलेक्ट्रिकल वाला, सबके लिए फाइनेंसिंग ही होगा। एक एक्टिविटी सबके लिए फाइनेंसिंग होती है, क्या है वो, डिविडेंड पेमेंट। इश्यू ऑफ बोनस शेयर फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं होगी। बताइए जरा क्यों नहीं होगी। इश्यू ऑफ बोनस शेयर, व्हाई इट इज नॉट अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जरा समझना। हमने बताया था ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, नॉन करंट लायबिलिटी नॉन। जब हम शेयर इशू करते हैं तो नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर चली जाती है वो, बोलो तो उस तरफ शेयर होल्डर फंड का पार्ट बनता है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो अगर शेयर इशू किया और पैसा आया तो कैश फ्लो कहलाएगा। लेकिन शेयर इशू करे और रिजर्व यूज कर लिया, पैसा थोड़ी आया, तो कैश फ्लो थोड़ी कहलाएगा वो, उसको नहीं कवर करते इसके अंदर। बोनस शेयर इशू करते हैं ना प्रीमियम को यूटिलाइज करके, पैसा तो आया नहीं, इट विल नॉट बी कंसिडर व्हाट। तो क्या लिखा आपके सामने नोट्स पर, इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, ये क्या कहलाएगा आपका, विल नॉट बी अ, विल नॉट बी अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसी तरह से सेपरेट डिस्क्लोजर क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि इट इज यूजफुल इन प्रिडिक्टिंग क्लेम्स इन फ्यूचर कैश फ्लो बाय प्रोवाइडिंग फंड्स बोथ कैपिटल एंड बोरिंग ऑफ द एंटरप्राइजेस। ध्यान रहेगा इस चीज का। चलिए जरा एक और चीज समझते हैं। ये फ्लो चार्ट बड़ा अच्छा आपकी किताब में भी दिखेगा, एनसीईआरटी में, टीएस ग्रेवाल में दिखेगा। हमारे पास दो एंटरप्राइजेस है, फाइनेंशियल, और हमारे पास है अदर एंटरप्राइजेस, मतलब अदर देन फाइनेंशियल। अब जरा देखिए, फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस के लिए इंटरेस्ट मिलना और लेना क्या है भाई, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। एग्री करते हो सब लोग? फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस के लिए भाई उसका काम तो वही है, ब्याज लेना और देना। फाइनेंशियल के लिए ऑपरेटिंग हो गया। डिविडेंड लेना, ये भी ऑपरेटिंग है, लेकिन डिविडेंड पे करना फाइनेंसिंग है। आ जाओ अदर एंटरप्राइजेस के लिए, इंटरेस्ट पे करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी, डिविडेंड पे करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी, लेकिन इंटरेस्ट और डिविडेंड लेना इसके लिए क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ध्यान रहेगा इस चीज का। क्लियर है ये पार्ट? पांडे जी, नींद आ रही होगी? चलो आगे चलते हैं। पॉइंट टू रिमेंबर भाई, यहाँ देखिए, नेट कैश फ्लो, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, तीनों का पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव होगा तीनों को तो क्या बोलेंगे, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नेगेटिव होगा तो क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तीनों एक्टिविटी का टोटल, ठीक है, क्या होना चाहिए, हाँ क्लोजिंग इक्वल होना चाहिए ना, ओपनिंग और तीनों का टोटल मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, क्लोजिंग। यही तो बोला हमने रिकंसाइल करते समय। अमूल्य का तुमने बोला था ना रिकंसिलेशन, वही वाली पॉइंट यहाँ पर आ गया। यस सर। ओपनिंग इंक्रीज डिक्रीज शुड बी इक्वल टू क्लोजिंग, तब रिकंसाइल हो रहा है, अदरवाइज रिकंसाइल नहीं हो रहा है। अच्छा, एक एक्टिविटी ऐसी जो कि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग दोनों है, एक ही एक्टिविटी, वन सिंगल एक्टिविटी विच इज इन्वेस्टिंग एज वेल एज फाइनेंसिंग बोथ। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, डोरेमोन ने क्या किया, वो रेडी होती है ना, रेडी, उससे अपने आप को खोकर, हाँ से, इसने खोपचा बोलते हैं उसको बेसिकली उसने क्या करा, खोपचे से अपने आप को अपग्रेड करा, अंडे वंडे ज्यादा बिके इसके, और इसने क्या कर दिया, अब उसको क्या कर दिया, आपने देखा होगा ना, ई रिक्शा टाइप का जो था वैसा बना दिया। हाँ हाँ, फूड ट्रक, ओ फूड ट्रक, करेक्ट, फूड ट्रक पे चला गया। अरे यार कैसी बात कर तुम, सुनो सुनो, यही डिफरेंस, सुनो, और सुनो सुनो, डोरेमोन कहता है कि फूड ट्रक थोड़ा ज्यादा हो गया, ई रिक्शा ठीक है इसके लिए। डोरेमोन इसे भाई नहीं मानता, भाई जैसा मानता है। अगर भाई मानता तो कहता ना तरक्की हो रही मेरे भाई की, चलो ठीक है, भाई जैसा मानता है, चल ठीक है इसके लिए ये ठीक है। यू कैन सी द डिफरेंस। भाई की तरक्की पे बंदा खुश होता, भाई जैसे की तरक्की पे खुश नहीं होता। क्यों हो जाएगा, फूड ट्रक लेगा तो। तुम सब क्या करते हो, जरूरी थोड़ी है।
मतलब तुम ऐसा करना, फिर किसी ऑफिस में पहले प्यून लगना, स्टेप बाय स्टेप तरक्की करना ना फिर। इज इट ओके? ये इसने अगर फूड ट्रक ले लिया, फूड ट्रक जब इसने लिया, तो फूड ट्रक कुल मिला के 15 लाख का पड़ा। ठीक है, इसने 5 लाख रुपया डाउन पेमेंट दी थी, 10 लाख का लोन करा लिया कंगाल बैंक ऑफ इंडिया से। ठीक है। अब वो जो लोन की ना ईएमआई जाती है 50,000 की, 50,000 की जो लोन की ईएमआई जाती है, समझिएगा, उसके दो कंपोनेंट हैं। प्रिंसिपल अमाउंट जाता है उसमें 40,000 का, और इंटरेस्ट पोर्शन जाता है कितने का, 10,000 का। ठीक है, जैसे जैसे ये प्रिंसिपल अमाउंट पे करेगा, ये मालिक बनता चला जाएगा उस फूड ट्रक का, तो प्रिंसिपल क्या कहलाता है, इन्वेस्टिंग कहलाएगा ना। और जैसे जैसे ये इंटरेस्ट पे करेगा, ये क्या कहलाएगा, फाइनेंसिंग कहलाएगा। इंटरेस्ट कब पे करते हैं, जब लोन लेते हैं। ठीक है, तो एक ईएमआई में प्रिंसिपल अमाउंट होता है इन्वेस्टिंग, और उसी ईएमआई में इंटरेस्ट अमाउंट क्या होता है, इन्वेस्टिंग होता है। एक सिंगल एक्टिविटी जो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग दोनों है, वो क्या है, लोन की ईएमआई है, जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट क्या बनेगा, इन्वेस्टिंग, और इंटरेस्ट अमाउंट क्या कहलाएगा, फाइनेंसिंग कहलाएगा। तो चलिए नोट्स पे देखें जरा दोबारा से क्या लिखा है। ये लिखा, लिखने की जरूरत, लिखा है बेटा, सब कुछ लिखा है। A single transaction may include cash flow belonging to the different activities. An asset has been purchased on hire purchase on installment. Then payment of will be made in installments, and each installment will include interest and a part of principal. The cash paid for interest is the financing activities. Cash payment for principal is investing activity. ये वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। एक सिंगल एक्टिविटी बताओ जो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग दोनों है। अच्छा, एक और चीज, अभी तक मैंने क्या बोला आपके सामने, कि इंटरेस्ट मिल जाए तो इन्वेस्टिंग, इंटरेस्ट पे कर जाए तो क्या, फाइनेंसिंग, ये तो बोला। इंटरेस्ट मिल जाए तो इन्वेस्टिंग, इंटरेस्ट पे कर जाए तो फाइनेंसिंग। यानी कि आपके हिसाब से इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो आपके पास आया, ये एक पॉसिबिलिटी, ये एक पॉसिबिलिटी ये ऑपरेटिंग हो जाए। कौन कर रहा है इसको ऑन वीडियो को, अच्छा पीछे वाले थे। और ये क्या हो जाए, ये इन्वेस्टिंग हो जाए। भाई, अगर बैंक है तो उसके लिए इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग कहलाएगा। अदर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरेस्ट रिसीव क्या कहलाएगा, इन्वेस्टिंग कहलाएगा। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड फाइनेंसिंग कब होता है। हाँ, हाँ, बताइए। क्वेश्चन आता है बोर्ड में, व्हेन कैन इंटरेस्ट बी अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बच्चों ने लिखा नेवर। एब्सोल्युटली रॉन्ग, ऐसा नहीं है। अरे बता तो, सिर्फ स्पेसिफिकली बता, लोन देना वेना क्या होता है, स्पेसिफिकली बता क्या होता है। बड़ा सिंपल है। जब आपने इश्यू शेयर्स पढ़ा था ना, एक टॉपिक पढ़ा था कॉल्सन अरियर, और उसमें जो इंटरेस्ट होता है वो क्या कहलाता है, फाइनेंसिंग। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्सन अरियर, इंटरेस्ट इन कॉल्सन अरियर क्या कहलाता है, फाइनेंसिंग कहलाता है। तो व्हेन कैन इंटरेस्ट रिसीव्ड बी अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इंटरेस्ट ऑन कॉल्सन अरियर। आप कॉल्सन एरियर पे इंटरेस्ट ले रहे हो लोगों से, क्या कहलाएगा वो। ठीक है, देखें, इंटरेस्ट रिसीव ऑन कॉल्सन एरियर विल बी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अच्छा, इशू ऑफ शेयर्स डिवेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश, एंड ऑल्सो कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू शेयर्स, इसे कैश फ्लो नहीं बोलेंगे, लास्ट पेज पे इसे कैश फ्लो नहीं बोलेंगे, क्योंकि कैश का फ्लो तो हो ही नहीं रहा। फर्स्ट पेज का लास्ट पर लेफ्ट हैंड साइड पे बॉक्स के अंदर, अरे जो भी पेज था ये वाला, ये। हाँ, ठीक है। अब हम अपनी नॉलेज को टेस्ट करते हैं। ठीक है, आपके सामने कितने आइटम दिख रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा चीज और पढ़ लेते हैं एक बार, थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीजें। अच्छा, क्यों नेसेसरी एक बिजनेस के लिए ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी को ढूंढ लें। दिस डिस्कशन प्रोवाइड्स मोर क्लैरिटी रिगार्डिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन और ऑल्सो शो इम्पैक्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज ओवर द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिनको, देखो, क्या कैश फ्लो बनाना सबके लिए कंपलसरी नहीं है। कौन सी कंपनी ऐसी है जो एग्जेम्प्टेड है। देखो, जो भी एक प्राइवेट लिस्टेड कंपनी, जो एक लिस्टेड कंपनी जिसके शेयर किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उसके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी है। कौन सी ऐसी कंपनी जो एग्जेम्प्टेड है, आइए देखते हैं एग्जेम्प्टेड कंपनी। 1% कंपनी, याद है ना, ओपीसी कंपनी, इशू ऑफ शेयर्स में पड़ा था, ये एग्जेम्प्टेड है, इनको जरूरत नहीं बनाने की। ऐसी स्मॉल कंपनी जिसका मैक्सिमम पेड अप कैपिटल 50 लाख हो, या प्रिस्क्राइब्ड मोर देन 5 करोड़ से ज्यादा ना हो, मैक्सिमम टर्नओवर 2 करोड़ हो या हायर हो, या 20 करोड़ से ज्यादा ना हो, ये स्मॉल कंपनीज जो है इनको कैश फ्लो बनाने की जरूरत नहीं है। एक डोरमेंट कंपनी, मतलब आपने बना दिए किसी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए, उसको भी कैश फ्लो बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा,
क्या कैश फ्लो में कोई रेस्ट्रिक्शन है? एक सोल प्रोप्राइटर भी कैश फ्लो बना सकता है, पार्टनरशिप वाला भी बना सकता है, रोक थोड़ी लगी है। लेकिन एज पर कंपनीज एक्ट इन लोगों के लिए कंपलसरी नहीं। अदरवाइज जो भी कंपनी लिस्टेड होगी स्टॉक एक्सचेंज में जाएगी, उसको कैश फ्लो बनाना कंपलसरी है। अब है क्वेश्चन नंबर 3। ये आपके सामने एक बड़ा क्वेश्चन है। आपको क्या करना है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग पे इसको क्या करना है, कैटेगराइज करना है। अपना पेन पेंसिल उठा लीजिए। ठीक है। एक एक एक्टिविटी, ऑपरेटिंग होगी तो इनफ्लो होगा तो प्लस कर देना, आउटफ्लो होगा तो माइनस। ओ प्लस ओ नेगेटिव, आई प्लस आई नेगेटिव, एफ प्लस एफ नेगेटिव। प्लस मतलब इनफ्लो, माइनस मतलब आउटफ्लो। दैट यू हैव टू डू। ये करिए आप पहले, फिर हम डिस्कशन करते हैं आगे। अब मैं नाउ आई एम डिस्कसिंग, प्लीज सी। चलो भाई, चलो डिस्कस करें। नोट करते चलिए। नहीं करा अभी तक पूरा? करो यार जल्दी से, इतना टाइम थोड़ी लगना है इसमें, अभी बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। शुरू हो जाते हैं तुम्हारे। आइए एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ये आएगा ऑपरेटिंग का इनफ्लो। कैश पे टू क्रेडिटर ऑपरेटिंग आउटफ्लो। कैश पे टू एम्प्लॉय ऑपरेटिंग आउटफ्लो। डिबेंचर इशूड फॉर फाइनेंसिंग का इनफ्लो। लोन फ्रॉम आईडीबीआई फाइनेंसिंग का इनफ्लो। प्रोसीड्स फ्रॉम कैश ऑपरेटिंग का इनफ्लो। डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग आउटफ्लो। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन्वेस्टिंग का इनफ्लो। डिविडेंड रिसीव्ड इन्वेस्टिंग का इनफ्लो। इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग का आउटफ्लो। रिपेमेंट ऑफ लोन फ्रॉम आईडीबीआई फाइनेंसिंग आउटफ्लो। परचेज ऑफ शेयर ऑफ एप्टेक लिमिटेड इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो। सेल ऑफ बिल्डिंग इन्वेस्टिंग का इनफ्लो। परचेज ऑफ फर्नीचर इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो। डिफरेंट शेयर इशू कर दिया, फाइनेंसिंग का इनफ्लो। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर फाइनेंसिंग का आउटफ्लो। पेमेंट ऑफ इंटरम डिविडेंड फाइनेंसिंग का आउटफ्लो। कैश रिसीव को छोड़ देंगे अभी, इसको अभी नहीं करेंगे, इसको थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। आगे। हाँ, ये समझाया नहीं ना मैंने, अभी समझाया नहीं है। अभी समझाया नहीं, समझाऊंगा। बहुत बढ़िया, तो चांदी मतलब सोना पुत्र है अपना। अच्छा। कैश पेमेंट ऑफ टैक्सेस ऑपरेटिंग आउटफ्लो। रिफंड ऑफ टैक्स ऑपरेटिंग इनफ्लो। कैश फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग इनफ्लो। पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑपरेटिंग आउटफ्लो। कैश पेमेंट एम्प्लॉय के बिहाफ पे ऑपरेटिंग आउटफ्लो। बायबैक ऑफ शेयर छोड़ दीजिए अभी। पेमेंट मेड टू एक्वायरिंग पेटेंट कॉपीराइट, ये सब क्या है? इन्वेस्टिंग आउटफ्लो। कैश पेमेंट ऑपरेटिंग आउटफ्लो। ठीक है जी। क्या 21st में बताया तो था तुम्हें ऑपरेटिंग का इनफ्लो। ऑपरेटिंग। अच्छा जरा समझिए। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या तो डायरेक्ट मेथड से निकाल कर बनेगा, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, हम इनडायरेक्ट मेथड को फॉलो करेंगे। ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, जो ट्रांजेक्शन नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश होती है उनको लेके एडजस्ट करेंगे, फिर अपना आंसर निकालेंगे। वो करके दिखाऊंगा, लंबा चौड़ा प्रोसेस है। अच्छा। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन हियर दैट इनडायरेक्ट मेथड स्टार्टिंग पॉइंट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑफ द एंटरप्राइज। इसे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, जूई जूई है। ठीक है। चलिए, क्या करूं मैं बताओ। हाँ? वो पॉइंट जब बचपन में चिल्लाती थी ना, पूरा मोहल्ला कान बंद करता था ऐसे। आगे बढ़ते हैं चलो। सबसे लास्ट पेज पे पहुंच जाइए भाई, सबसे लास्ट पेज पे, सबसे लास्ट पेज पे पहुंचे नोट्स के। जस्ट गो टू द पेज 12। पेज 12, मोर फॉर रिवीजन। इसको देखिए फटाफट से, मोर फॉर रिवीजन। नहीं, इनमें से तो जो पढ़ने लायक है उनको पढ़ लेते हैं, बाकी आप अपने आप करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्या था मोर फॉर रिवीजन। क्या नोट क्या दिख रहा है सबको? ये कैन यू सी दिस मोर फॉर रिवीजन वाला कंटेंट, ऑनलाइन वालों? ये कह रहा है, somebody please respond online. Yes, sir. Classify following activities: operating, investing, and financing activity. Manufacturing on financial. Purchase of investment, purchase of sale of proceeds from sale, brokerage paid on purchase on investment, interest received on debentures, dividend received on shares, loan advances made to third parties, receipts or repayment of loans and the advances third party, receipts of interest on loan advances made to third parties. ये मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस के लिए क्या है? सब इन्वेस्टिंग है। अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होगी तो क्या कहलाएगी उनके लिए? ये सारी की सारी एक्टिविटीज क्या इन्वेस्टिंग है। लेकिन अगर ये फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज हैं तो सारी एक्टिविटीज क्या है? ऑपरेटिंग है। क्लियर है भाई? नहीं है, डाउट है क्या? बिल्कुल क्लियर है। ये इन्वेस्ट इन्वेस्ट जो भी है ये सब क्या है? फाइनेंशियल एंटरप्राइज के लिए तो ये रोज का काम है ना, उनके लिए तो क्या कहलाएगी ये? और नॉन फाइनेंशियल के लिए क्या कहलाएगी? इन्वेस्टिंग। चलो अगला पढ़ते हैं। क्लासिफाई फॉलोइंग इनटू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज फॉर रियल एस्टेट। परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग, ब्रोकरेज पेड, रेंट रिसीव्ड, पेमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, ये सब क्या है? मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्वेस्टिंग है,
और रियल एस्टेट वाले के लिए क्या, बिल्डर के लिए क्या है, ऑपरेटिंग है। बड़ा आसान था। और आगे चलते हैं। कहते हैं गिवन एग्जांपल ऑफ एन एक्टिविटी विच इज ऑपरेटिंग फॉर ऑल टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस। गिवन एग्जांपल ऑफ एक्टिविटी विच इज क्लासिफाइड इन्वेस्टिंग फॉर all type of enterprises. Give an example of activity financing for all type of organization. And operating activity in case of one enterprise तो वो operating है, दूसरी के लिए क्या है, वो इन्वेस्टिंग है। जैसे देखिए, पेमेंट ऑफ एम्प्लॉइज सबके लिए ऑपरेटिंग, परचेज ऑफ गुडविल सबके लिए इन्वेस्टिंग, पेमेंट ऑफ डिविडेंड सबके लिए फाइनेंसिंग। और देखिए, परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ अदर कंपनीज एंड रिसिप्ट्स ऑफ डिविडेंड ऑन शेयर्स by manufacturing companies are investing activities. They are related to acquisition of long-term assets and investment. But on the other hand, they are operating activity for financial enterprises. भाई शेयर डिवेंचर खरीद रहे हैं अगर हम लोग, तो हमारे लिए इन्वेस्टिंग तो है, लेकिन फाइनेंशियल के लिए क्या है, शेयर डिवेंचर खरीदना इन्वेस्टिंग है, सॉरी ऑपरेटिंग है उनके लिए। तो ये क्वेश्चन भी खत्म हुआ। अब ये एग्जाम्पल नंबर 4 है। नींद आ रही है बेटा अच्छे से। ये ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग या कैश इक्विवेलेंट में आपको क्लासीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 4, ये अब आप अपने आप करिए फटाफट से, 5 मिनट में निपटाइए से। जैसा दिमाग में आएगा वैसा करिए। कर लेते हैं ना, फिर ले लीजिएगा। आइए देखें। परचेज ऑफ मशीनरी है आपके पास। परचेज मशीनरी इन्वेस्टिंग है, प्लीज समझ लीजिए। इशुएंस ऑफ इक्विटी शेयर फाइनेंसिंग है। अंडरराइटिंग कमीशन पेड जो है, अंडरराइटिंग कमीशन पे फाइनेंसिंग है। रेंट रिसीव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड इन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग है। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऑपरेटिंग है। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर ऑपरेटिंग है। ट्रेडिंग कमीशन रिसीव ऑपरेटिंग है। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर फाइनेंसिंग है। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग फाइनेंसिंग है। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिंग है। रेंट पेड ऑपरेटिंग है। डिविडेंड रिसीव्ड इन्वेस्टिंग है। प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग फाइनेंसिंग है। इनकम टैक्स पेड ऑपरेटिंग है। डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर फाइनेंसिंग है। कैश सेल्स ऑपरेटिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेटिंग है। नंबर 10, इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिवेंचर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टिंग है। 11, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ये आपका है इन्वेस्टिंग। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये कैश इक्विवेलेंट है। नंबर 12, परचेज ऑफ गुडविल इन्वेस्टिंग है। कैश पेड टू सप्लायर ऑपरेटिंग है। इंटरम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर फाइनेंसिंग है। वेजेस एंड सैलरी ऑपरेटिंग है। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट्स इन्वेस्टिंग है। कैश क्रेडिट फाइनेंसिंग है। ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग है। बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग है। कैश परचेज ऑपरेटिंग। परचेज ऑफ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज कैश इक्विवेलेंट। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स ऑपरेटिंग। डिस्काउंट अलाउड कस्टमर्स ऑपरेटिंग। डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम सप्लायर ऑपरेटिंग। ब्रोकरेज ऑन परचेज ऑफ शेयर्स इन्वेस्टिंग। सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज कैश इक्विवेलेंट। चलिए ठीक है। इतने लोगों के ठीक थे सारे। सोल्यूशन तो दे ही रखा था। बहुत बदमाश है ये। नीचे वाला देख ले, 2 पॉइंट और हैं। फॉलोइंग एक्टिविटी, इनमें से कौन सी एक्टिविटी ऑपरेटिंग होगी फाइनेंशियल कंपनी के लिए, जरा ध्यान से देखना। ठीक है। पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड वेजेस ऑपरेटिंग है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन्स, ये भी क्या ऑपरेटिंग है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट लोन गिवन, ये भी ऑपरेटिंग है। परचेज ऑफ शेयर फॉर ट्रेडिंग, ये भी ऑपरेटिंग है। परचेज ऑफ शेयर एज एन इन्वेस्टमेंट, ये बताइए क्या है। ये इन्वेस्टिंग हो गया, साफ साफ लिखा है ना। परचेज ऑफ शेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, ये बताइए क्या है। मेरी बात समझो। अरे मैं बता रहा हूँ ना, रुको। मैं रुक जा बेटा, ये तो समझ ले बात को, क्या कह रहा हूँ ना ना। पैसा किसका, कस्टमर का। शेयर किसके, कस्ट हमारे कैसे हो गए, कैसे बताओ, कैसे यार। बैंक है बैंक। कस्टमर ने तुम्हें अपने डीमेट अकाउंट का एक्सेस दे दिया और बोला जो शेयर बोलूं खरीद लेना भाई मेरे लिए। तो बैंक क्या करता है, आपके अकाउंट से पैसा निकालता है और कस्टमर के डीमेट अकाउंट में शेयर डाल देता है। बैंक के पास तो कुछ नहीं आया। तो ना तो बैंक के लिए ऑपरेटिंग, ना इन्वेस्टिंग, ना फाइनेंसिंग, बैंक के लिए तो कोई एक्टिविटी नहीं है ये तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है सिर्फ। हाउएवर, हाउएवर, अगर वो ब्रोकरेज चार्ज करता है, ब्रोकरेज, हाँ करता, ब्रोकरेज फी पे करता, वो ऑपरेटिंग कहलाएगी। इज दैट क्लियर, इज दैट नॉट एप्लीकेबल। हाउएवर, देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, देखो जरा ध्यान से। परचेज ऑफ शेयर इन्वेस्टमेंट क्या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। परचेज ऑफ शेयर ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, सेल ऑफ शेयर ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। they being purchased for its customer. However, brokerage received on such is a operating activity. ये ठीक है, ध्यान रहेगा। तो कस्टमर के बिहाफ पे अगर कुछ खरीदना है तो हमारा तो कोई लेना देना नहीं ना, हमारा थोड़ी पैसा गया भाई। कस्टमर का पैसा निकला, कस्टमर के शेयर आए। नो एक्टिविटी, नो नथिंग, नो वेयर टू बी, ना ऑपरेटिंग, ना इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, कुछ नहीं है ये। ठीक है। लेकिन इस पर जो आप ब्रोकरेज दे रहे हैं ना, ले रहे हैं, वो फिर आपके लिए ऑपरेटिंग कहलाएगा। ठीक है। इशू ऑफ डिवेंचर्स फाइनेंसिंग है। इशू डिवेंचर फाइनेंसिंग, इशू ऑफ शेयर फाइनेंसिंग है। परचेज ऑफ, सुनो बेटा, हाँ, इसका हाँ, हाँ बिल्कुल वो लिखा है ना उसमें, पॉइंट नंबर 2 में लिखा था परचेज शेयर्स। ध्यान रखेंगे इस चीज का।
तो जब हम शेयर खरीद रहे हैं कस्टमर के बिहाफ पे परचेज कर रहे हैं, वो हमारे लिए नहीं है। दूसरा पार्ट। अच्छा, अगर बोलता है कि परचेज ऑफ शेयर, परचेज ऑफ डिवेंचर्स, तो क्या है, ऑपरेटिंग है। लेकिन इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिवेंचर क्या कहलाएगा? फाइनेंसिंग कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई, ये नॉन फाइनेंस और फाइनेंस कंपनी के लिए। कैश प्रोसीज फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, नॉन फाइनेंस के लिए क्या है? इन्वेस्टिंग। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड क्या है? ऑपरेटिंग। रिपेमेंट ऑफ लोन टेकन क्या है? फाइनेंसिंग। डिवेंचर परचेज क्या है? इन्वेस्टिंग। लोन एडवांस क्या है आपकी? इन्वेस्टिंग। परचेज ऑफ पेड इन क्या है? इन्वेस्टिंग। किसके लिए था ये? नॉन फाइनेंस के लिए। फाइनेंस कंपनी के लिए बताइए क्या है ये? कैश प्रोसीज फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टिंग है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, फाइनेंस के लिए काहे का ऑपरेटिंग होगा? बताइए बताइए। सुनो सुनो, कैश सुनो, नंबर दो जो एक्टिविटी आपके पास है, ये हमने, अरे हमसे तो सिर्फ इन्वेस्टिंग पूछा गया ना इसने, उसको तो टच ही नहीं करना। इन्वेस्टिंग क्या है इसके लिए, बैंक के लिए? बैंक के लिए इन्वेस्टिंग कौन सी है बताइए? कैश प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड परचेज ऑफ पेटेंट्स। बैंक ने खरीद लिया अगर मान लो, उनमें इन्वेस्ट तो करा बैंक ने? नहीं, भाई समझना, कैश पेड फॉर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। बैंक क्या कर रहा है मान लो, अच्छा देखो मैं बताता हूँ बैंक क्या करता है, समझना। बैंक का काम तो सिर्फ लोन इंटरेस्ट देना देना है, लेकिन बैंक ने क्या कर दिया, एमएमटीसी, मिनरल मटेरियल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन से गोल्ड के सिक्के बनवा लिए। ठीक है, मिंट करवा लिए सिक्के, होता है ना, बैंक या गोल्ड कॉइन भी तो बेचता है बैंक कई बार। तो वो जो वो गोल्ड कॉइन बनवा लिया फिर उसको बेच रहा है, तो वो उसके लिए ऑपरेटिंग कहलाएगा, तो स्टॉक इन ट्रेड उस कैटेगरी में ऑपरेटिंग कहलाएगा उसके लिए वहाँ पे। उस तरह से अगर डील कर रहा है उनको रीसेल के लिए, अगर स्टॉक इन ट्रेड उसने रीसेल के लिए, और स्टॉक इन ट्रेड तो रीसेल के लिए होता है, जानते हैं ना आप लोग। भाई पीटर इंग्लैंड वाला जो वॉलेट खरीद रहा है, बेल्ट खरीद रहा है, वो रीसेल के लिए तो खरीद रहा है, सजाने के लिए थोड़ी खरीद रहा है। बैंक जो गोल्ड कॉइन खरीद रहा है वो रीसेल के लिए तो खरीद रहा है, कस्टमर को 10 ग्राम का, 50 ग्राम का, 100 ग्राम का, ऐसे कॉइन बेचता है वो। ठीक है। अच्छा, चलिए यहाँ पर इसको भी रोकते हैं। 5 मिनट का ब्रेक है, फिर विल स्टार्ट। लेट्स मूव फर्दर, आइए चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो अब आपने देखा, पढ़ेंगे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। पेज नंबर मैं बता रहा हूँ आपको। क्या बोल रहे हो? व्हाइट नोट्स में क्या फर्क पड़ गया? पर इसी, किसको? तुम्हारी मर्जी है, ज्ञान तो जितना बांट लेता है। चलिए अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ नजर डालते हैं, कैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो जरा देख लीजिए एक बार। मैं बता रहा हूँ, पेज नंबर आप आ जाइए, पेज नंबर 3 पे आ जाइए आप। पेज नंबर 3 पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैलकुलेट करने का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपके सामने। ठीक है, रटना है इसको, रट डालेंगे इसको, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं रटना। एवरीथिंग इज लॉजिकली प्लेस। आइए मैं वो लॉजिक दिखाता हूँ आपको, ठीक। अरे देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम टू बी कैलकुलेटेड एज अ वर्किंग नोट। जरा नीचे देखिए, ब्लू कलर का वर्किंग नोट दिख रहा है सबसे नीचे, देखो जरा सबसे नीचे। कैसे कैलकुलेट कर? नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का डिफरेंस लेके चलेंगे। फिर इसमें प्रपोज डिविडेंड जोड़ा, देख रहे हैं, देखो ये देखो ना बेटा, नीचे वाला इस क्वेश्चन है ना, कुछ नहीं, मैं, नहीं फाइन, आई टेल यू। आपको कोई वर्ड कोई एक्रोनिम्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिस इज लॉजिकली प्लेस्ड। इंटरिम डिविडेंड है, ट्रांसफर टू रिवर्सल है, प्रोविजन फॉर टैक्स है इंक्लूडिंग कैपिटल गेन एंड डिविडेंड टैक्स है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम माइनस भी हो रखे हैं, रिफंड ऑफ टैक्स माइनस हो रखा है, और नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्यों, कैसा, ये सब मैं रीजन बताऊंगा आपको, और आपको रटने की कुछ जरूरत नहीं है। फिर थोड़ा ऊपर चलते हैं। ऐड कर दिया नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट क्या क्या होती है जरा देखें। डिप्रिसिएशन है, ये ऑपरेटिंग होता है लेकिन नॉन कैश है। इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स है। भाई समझना, जो एक्टिविटी ऑपरेटिंग के अलावा इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग वही तो होगी है। अब तो आपको ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग मालूम है। और जो एक्टिविटी नॉन कैश होगी, नॉन कैश है तो भाई उसमें कैश फ्लो में तो उसका कोई रोल ही नहीं है ना। तो जैसे डिप्रिसिएशन है नॉन कैश, इसका कैश फ्लो में कोई रोल ही नहीं है। गुडविल पेटेंट कॉपीराइट अमोर्टाइज हो गए, नॉन कैश है, इसका कोई रोल ही नहीं है। इन्हें हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट मेथड लेके चल रहे हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, ओनली इफ रिटर्न आउट ऑफ करंट ईयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, तब, अदरवाइज नहीं। गुडविल पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क अमोर्टाइज्ड। लॉस ऑन इश्यू ऑफ मशीनरी,
प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये पेज नंबर 4 में अच्छी खासी डिटेल बताइए इसकी, वो हम बाद में देखेंगे, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, बात। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर्स ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, अभी पढ़ा ना आप लोगों ने, ये सब क्या चीजें थी, ये भी पढ़ा था ना, इन्वेस्टिंग थी या फाइनेंसिंग, इस तरह के थे आइटम ये वाले। इसके बाद बी में आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और डिक्रीज इन करंट असेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, उसका उल्टा इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। फिर आया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, माइनस कर दिया इनकम टैक्स पेड, रिफंड एडजस्ट करने के बाद, ऐड या लेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, और फाइनली आपके पास आ गया नेट कैश फ्लो। अगर पॉजिटिव है तो फ्लो होगा, और अगर यूज है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है। अब ये जो आपने टेबल पढ़ी, इसका जन्म कैसे हुआ, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलें करना शुरू करते हैं, जरा देखिए। आपको मैंने बचपन में भी समझाया था, एक्सपेंसिव्स दो तरह के होते हैं, बताइए कितने तरह के। एक को कहते हैं डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। अभी एक शीट भी पकड़ाई थी आपको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट की दो कैटेगरीज होती हैं, ऑपरेटिंग, और क्या हो जाते हैं, नॉन ऑपरेटिंग हो जाते हैं, नॉन ऑपरेटिंग, ऐसे करके, ठीक है। और ऑपरेटिंग में ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव, ये तो हमने रेशो में पढ़ा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, नहीं पढ़े ना रेशो, ले आ रहे हो भाई यार, पर दोनों चीज साथ साथ चल सकते हैं ना। फिर तुम एक महीने जाओगे भी तो फिर क्या होगा, फिर क्यों नहीं जा रहा, नेशनल्स पहले खेला हुआ है, फिर नेशनल्स खेलेगा तो यूनिवर्स, तो तुम्हें तो हिंदुस्तान में पढ़ना ही नहीं है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग हो गया, ठीक है। ऐसे इनकम हमारे पास दो तरह की होती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। भाई डायरेक्ट इनकम को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग इनकम भी बोलते हैं, ऑपरेटिंग इनकम। ये इनकम क्या होती है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बोलते हैं इसको, या इसको नेट सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। और इनडायरेक्ट इनकम को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी बोलते हैं, और अदर इनकम भी बोलते हैं, ऐसे। ये स्ट्रक्चर ध्यान है सबको, पढ़ा था अच्छा सा, 11th में पढ़ाया था आपको, 12th में पढ़ाया आपको, रेशो में पढ़ाया आपको, ठीक है। आइए जरा देखें, नेट सेल्स। नेट सेल्स क्या है, ये रहा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, हमने लिख दिया यहाँ पर। तो क्या हो गया, दिस पोर्शन इज यूज्ड, है ना, माइनस कर दिया क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस यूज कर लिए, क्या निकल कर आया, इसको निकालने के बाद क्या निकल कर आया, ग्रॉस प्रॉफिट। एवरीबडीज ओके, ग्रॉस प्रॉफिट निकल आया। माइनस कर दिया इनमें से ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, ये वाले। तो हमारा ये वाला पार्ट पूरा हो गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करूंगा तो क्या निकल कर आएगा मेरे पास, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये निकल कर आएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें क्या कर दिया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करा, माइनस कर दिया, और प्लस कर दिया क्या, अदर इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम जोड़ दी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम जोड़ दी, क्या निकल आया, नेट प्रॉफिट बिफोर बिफोर टैक्स। इंटरेस्ट नहीं बेटा, इंटरेस्ट ऑलरेडी माइनस हो चुका है ना, इंटरेस्ट तो, इंटरेस्ट तो ये रहा, यहाँ था ना इंटरेस्ट, ये माइनस हो चुका है, ये समझ में आ रहा है भाई, ठीक है। अब हम उस जगह पे खड़े हैं जहाँ हमें टैक्स माइनस करना, माइनस टैक्स कर दिया, टैक्स माइनस कर दिया, अच्छा, प्लस रिफंड ऑफ टैक्स भी आ जाएगा, यही तो आएगा, टैक्स आएगा भाई, अगर हमने ज्यादा दे रखा तो रिफंड भी तो आएगा, वो भी हो गया। क्या निकल कर आ गया आपके पास, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। जब आप इस जगह पे खड़े होते हैं, अब आपका असली काम शुरू होता है, ठीक है। पार्टनरशिप में अप्रोप्रिएशन होती थी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ट्रांसफर टू रिजर्व। कंपनी के केस में ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना सैलरी, ना कमीशन, क्या होता है, डिविडेंड, और क्या होता है, रिजर्व्स। डिविडेंड और क्या होता है, रिजर्व्स होता है, ध्यान रखेंगे इस चीज का। तो चलिए, यहां हमने माइनस करा क्या,
प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, ये हमने माइनस करा। फिर हमने माइनस करा क्या यहाँ पर, इंटरिम डिविडेंड, ये हमने माइनस करा। ठीक है। फिर हमने माइनस करा क्या, रिजर्व्स, ये हमने माइनस करा। और फिर हमारे पास ये असली प्रॉफिट की फिगर आई है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होती है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होती है। और आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी से प्रॉफिट निकालना होता है। हाउ विल यू कैलकुलेट? अब यहां से कहाँ मूव करेंगे, इस तरफ मूव करेंगे, जाना पड़ेगा ना। एडजस्टमेंट तो कर रहे हैं हम लोग। अब अगर मैं यहाँ खड़ा हूं और मुझे इधर जाना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो क्या करना पड़ेगा, देखो देखो, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये रिफंड माइनस, टैक्स प्लस होगा, नॉन ऑपरेटिंग माइनस होगा, ये क्या होगा, प्लस, एंड देन आई विल रीच दिस। अपने फॉर्मेट को देखो, यही तो है। देखिए जरा क्या है, लुक एट द फॉर्मेट विच इज शेयर्ड विद यू। देखो जरा, नहीं है यही? ये पढ़ो जरा, नीचे क्या है, ये वाला जो नीचे वाला। हाँ देखो, नीचे वाला देखो सबसे पहले। देखो ये क्या है, प्रपोज डिविडेंड जोड़ा हुआ है, इंटरिम डिविडेंड जोड़ा हुआ है, ट्रांसफर रिजर्व जोड़ा हुआ है, टैक्स जोड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर पेमेंट है तो जोड़ी हुई है, अगर रिसिप्ट है तो माइनस करा हुआ है, और रिफंड ऑफ टैक्स क्या करा, माइनस करा करा भाई, यही तो कर रखा है। थोड़ा ऊपर चलिए फॉर्मेट में आप, नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में आ गए, प्लस क्या कर दिया, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट प्लस कर दी, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट कर दी, और कहाँ निकल आए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस पर निकल आए। ठीक है, यहाँ तक पता चला, फॉर्मेट का स्ट्रक्चर समझ में आया यहाँ तक। अब कुछ चीजें सीखने के लिए और हैं, जरा समझिए। सबसे पहले समझेंगे प्रपोज डिविडेंड क्या होता है और इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, इसको समझते हैं। प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? प्रपोज डिविडेंड क्या होता है, वो प्रपोज इन अ ईयर एंड पेड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ एजीएम। एनुअल जनरल मीटिंग में प्रपोज डिविडेंड को क्या करना पड़ता है, पास करना पड़ता है। अगर आपने डिविडेंड प्रपोज कर दिया, जब तक वो एजीएम में पास नहीं हुआ, तब तक आप उसे लायबिलिटी नहीं मान सकते, क्योंकि आपको तो पे करना है वो। तो क्या मानेंगे उसे, कंटीजेंट लायबिलिटी। याद है चैप्टर 1 में पढ़ा था, डिविडेंड प्रपोज हो गया लेकिन अभी पास नहीं हुआ, तो उसे क्या बोलते हैं, कंटीजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। जब वो पास हो जाएगा, तब उसे हम लायबिलिटी बोलते हैं, या तब हम उसको प्रॉफिट में से निकालकर अलग कर सकते हैं। ठीक है जी। दूसरा इंटरिम डिविडेंड होता है। इंटरिम डिविडेंड भी क्या होता है कि प्रपोज इन ईयर और पेज इन द सेम ईयर। अब जरा समझें कैसे। प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड का डिफरेंस बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे अब हम ले लेते, क्या नाम तुम्हारा, नाम बता, बता ना। ये है भाई साहब करण। हाँ करण यहाँ पर है, ठीक है। करण, ये है करण। करण है ये ऐसे, ठीक है। ये करण है, ठीक है। और यहाँ है कर्णिका, ठीक है। कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। अब समझिए। आज, आज तारीख थी कितनी, मान लो आज है 3/12/2023, ठीक है। तीन, कर्णिका, इसलिए, अच्छा कर्णिका, लो, अच्छा लो लो, मणिकर्णिका, मणिकर्णिका, झांसी की रानी का नाम था मणिकर्णिका, तो चलो मैंने कर्णिका कर दिया था, लेकिन तुमने मानी नहीं तो कनिका बोल दिया, चलो तो दोस्तों की चॉइस, कनिका, करण और कनिका, ठीक है। 12/2023 को दे डिसाइडेड कि भाई चलो अब हमें क्या करना है, विवाह के बंधन में बंधना है, ठीक है। और पापा ने देखा कि भाई जो, पापा ने देखा जो मुहूर्त निकल रहा है, वो निकल रहा है मान लो 31 अक्टूबर 2024 का, ये निकल रहा है। सो दे गॉट एंगेज इन वन फाइनेंशियल ईयर, दे गॉट मैरिड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ये प्रपोज डिविडेंड होता है। और सुनो, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ फैमिली ऑफ हर एंड हिज। अगर नहीं अप्रूवल है तो कंटीजेंट लायबिलिटी की तरफ पड़ेंगे किसी कोने में, ठीक है। तुम मेरा चांद मैं तेरी चांदनी गाना गाएंगे सिर्फ, ठीक है। गॉट इट, अच्छा ये प्रपोज डिविडेंड है। लेकिन अब क्या है कि करण साहब कहते हैं ना ना ना, इतना टाइम तो नहीं भैया, हम तो नहीं, इतना टाइम नहीं चाहिए हमें, इतना नहीं कर सकते हम, इतना नहीं कर सकते। तो माँ बाप ने इसके प्रेम की इंटेंसिटी देखकर डिसाइड करा कि नहीं भाई इतना नहीं। और सुनो, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम पीरियड होता है उसे अंग्रेजी में बोलते हैं कोर्टशिप पीरियड, है ना। हम कोर्टशिप नहीं सिखा रहे हैं आपको, मैं तो प्रपोज डिविडेंड सिखा रहा हूँ। अब क्या हुआ कि 3/12/2023 को करण भाई साहब ने क्या करा, सगाई करी। और 4/12/2022 को इसकी इंटेंसिटी, इसके इमोशंस को देखते हुए बोला कि चल पुत्र शादी, अगले दिन ही शादी कर दी। इसको कहते हैं चट मंगनी पट ब्याह। दिस इज पोज इन अ फाइनेंशियल ईयर,
है ना। नेक्स्ट वन इसे कहते हैं पोस्ट डिविडेंड, ये है इंटरिम डिविडेंड। ठीक है हाँ। ठीक है हाँ। अच्छा सुनो, फिर ये कहता ना 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 इतना, सुनो ना, तिवारी से कि ना ना इतना भी नहीं चलेगा। पापा ने कहा बेटा कोई बात नहीं, ये ले, तेरे लिए सब कुछ है। ठीक है। 9 AM पे, 9 AM पे क्या हुआ एंगेजमेंट, 4 PM पे बोला ले बेटा शादी, विद फेरे तुम हमारे निकल। चल, उसकी उसकी इंटेंसिटी थी मुझे आज ही होना जो होना है। जट मंगनी पट गया, गॉट इट, दिस इज नोन एज इंटरिम डिविडेंड। तो जोक्स अपार्ट, काम की बात सीखें। सुनो, तो अगर, सुन लो यार, बात सुनो। अगर डिविडेंड प्रपोज इन अ फाइनेंशियल ईयर एंड पेड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आफ्टर अप्रूवल ऑफ एजीएम, ये किस कैटेगरी में जाएगा? प्रपोज में जाएगा। ठीक है। और जाता प्रॉफिट से ही है। और इंटरिम डिविडेंड पोज एज वेल एज पेड इन द फाइनेंशियल ईयर, उसके लिए एजीएम की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है। इंटरिम डिविडेंड क्यों देती है कंपनी? कंपनी को अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो गया, उसने कहा चलो शेयर होल्डर को बांटते हैं, पूछने की जरूरत नहीं, दे देते हैं सीधा। ऑब्वियसली तुम मार्केट में तो रेपुटेशन बढ़ती है ना कि भाई ये तो इंटरिम डिविडेंड भी देते हैं। वरना लोग साल साल इंतजार कर रहे थे कब डिविडेंड आएंगे, कब डिविडेंड आएंगे। ठीक है, कब घर आएंगे, कब घर आएंगे, ऐसा चलता रहता है सीन। ठीक है जी। करण कनिका, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी। अच्छा, आज शाम को पापा को बोल देना, फोटो खींच के दिखा देना मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। एंगेजमेंट करके आया था, कॉन्टेक्ट कैश फ्लो की क्लास पढ़ने के लिए आया था 4 बजे। अरे जहाँ दिल जुड़े वहां रिंग की जरूरत थोड़ी पड़ती है, कैसी बातें कर रही हो। ओके फाइन, लेट्स मूव फर्दर। ओह, अरे भाई ये सौभाग्य हमें प्राप्त नहीं हुआ कभी भी, तुम आगे चलो। इतनी फ्रीडम तुम ही लोगों के साथ है। तो चलिए देखें। हाँ, आज आज डोरेमोन का टाइम है, देख ले आज। सो दिस इज क्लियर बेटा, समझ में आया? ये प्रपोज इवन इंक्रीमेंट। पर आप देख रहे हैं हम लोग रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं। तो जब हम रिवर्स ऑर्डर में चले हम तो कहाँ पहुंच गए? हम पहुंच गए ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कम करने वाले, रिले करने वाले दो कंपोनेंट होते हैं जिन्हें कहते हैं हम लोग, जिसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल एक्चुअली क्या होती है? वर्किंग कैपिटल इंडिकेट्स अवर स्पेंडिंग कैपेसिटी एट अ शॉर्ट टाइम। कोई भी ऐसी चीज जो मेरी स्पेंडिंग कैपेसिटी को रेस्ट्रिक्ट करे, कोई भी ऐसी चीज जो मेरे कैश फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करे, उसे मुझे क्या करना है? एडजस्ट करना है। सीधी सी बात है, चलो जरा देखते हैं। ये हटा देते हैं इन दोनों को। अरे क्या हमेशा के लिए थोड़ी रखेंगे? ना ना ना, यहाँ नहीं लगाना, मतलब हर साल बनाते जाऊंगा डिजाइन में क्या। करण कनिका, माधव माधवी। ठीक है अच्छा अच्छा। ये मैं किसी को फॉलो नहीं करता, अपना ट्रेंड अलग से। यू विल लीव दिस क्लास विद अ डिवाइन फीलिंग, ये देख लेना। हाँ। चलो देखें। नाउ इट सेज, पैसे का इनफ्लो आउटफ्लो तो भाई करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी के थ्रू ही होता है। देखिए करंट असेट्स अगर रियलाइज हो जाएंगी, करंट लायबिलिटी की पेमेंट करनी पड़ेगी, वही तो होता है। मान लिया जाए कि मेरा करंट असेट्स 5 लाख का है और करंट लायबिलिटी मान लो मेरे 2 लाख रुपए की है, तो मेरी वर्किंग कैपिटल कितने की है? 3 लाख की। ये है मेरी वर्किंग कैपिटल। किसी रीजन से, मान लो कोई रीजन, मेरे स्टॉक की वैल्यू किसी भी रीजन से, मान लो मेरे स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई, मान लो मेरी वैल्यू बढ़ गई या मैंने उस वैल्यू को बढ़ा दिया, वो 1 लाख बढ़ गई वैल्यू। तो यह स्टॉक मेरा 1 लाख से बढ़ गया, अनसोल्ड रह गया, बिक गया, नहीं बिका अनसोल्ड, तो मेरा क्या हो गया? 6 लाख का हो गया। और ये 2 लाख है। तो इसके हिसाब से मेरी स्पेंडिंग कैपेसिटी कितने की बढ़नी चाहिए? 1 लाख से बढ़नी चाहिए। लेकिन आप जानते हैं स्टॉक बढ़ने का मतलब पैसा ब्लॉक हो गया, स्पेंडिंग कैपेसिटी कहाँ बढ़ी? ये तो गलत, गलत इंटरप्रिटेशन जा रही है। तो इसके इफेक्ट को ठीक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। यानी कि स्टॉक अगर इंक्रीज हो गया तो उसके इफेक्ट को करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उससे माइनस करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए, रुक जाओ। मेरे डेटर्स बढ़ रहे हैं, मेरे डेटर्स क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, मेरे डेटर्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, मेरे डेटर्स बढ़ गए। डेटर बढ़ने का मतलब क्या हुआ? कि जो पैसा मुझे कैश सेल्स के रूप में आना था वो पैसा तो आएगा नहीं अब कैश सेल्स के रूप में।
कैश के रूप में आएंगे नहीं। इससे मेरा कैश फ्लो रेस्ट्रिक्ट हुआ, तो ठीक करने के लिए क्या करूंगा, इसको मैं तो कम कर देंगे, ठीक है, क्या करेंगे उसको लेस करेंगे। तो देख रहे हैं, तो इस तरह से हम एक सीक्वेंस बना के चल सकते हैं। दूसरा देखिए, अगर मान लो मेरे स्टॉक की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो चुकी है, ठीक है, स्टॉक रिड्यूस हुआ, स्टॉक रिड्यूस हुआ, या मान लो मैं बोलूं मेरे क्या हो गया, डेटर रिड्यूस हुए। डेटर रिड्यूस कब होते हैं भाई, या तो बेड डेट हो या उनके बदले में पैसा आ जाए। बेड डेट तो एक एक्सेप्शनल केस हो गया भाई, ठीक है, बार बार तो नहीं होता। लेकिन डेटर के बदले में पैसे की रिकवरी हुई, डेटर के बदले में पैसे की रिकवरी अगर होती है हमारे पास, तो क्या होता है देखिए, अब तो इस पर कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए, पैसा बढ़ा पैसा घटा काम बराबर हो गया, देयर इज नो इफेक्ट ऑन दैट, ठीक है। अच्छा, अगर मैं सिंपल लेके चलूं डेटर एज एन इंडिविजुअल आइटम, या मैं मान लो मैं लेके चलूं बिल्स रिसीवेबल एज एन इंडिविजुअल आइटम, बीआर बढ़ रहे हैं, बीआर बढ़ने से क्या होने वाला है, मेरा पैसा ब्लॉक हो रहा है ना। बीआर बढ़ने का मतलब जो पैसा कैश आना उसकी जगह बीआर बन गया, तो उसके इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा उसको। तो करंट असेट्स अगर बढ़ती है तो हमें क्या करना है, उसके इफेक्ट को ठीक करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। सेम रूल ले सकते, थोड़ा टाइम क्रंच है, सेम रूल हम ले सकते हैं, अगर करंट असेट्स बढ़े तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको लेस करना है। करंट असेट्स घटे तो क्या करना चाहिए, उसे ऐड करना चाहिए, ठीक है। हाँ, ठीक है। अच्छा, इसका बिल्कुल अपोजिट कहाँ जाएगा, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तो क्या करना चाहिए, उसको ऐड, और करंट लायबिलिटी अगर घटेगी तो क्या करना चाहिए, उसको माइनस, ठीक है। सो अब अपने नोट्स पे चलिए, जरा ध्यान से देखिए, लेट्स गो टू द नोट्स, क्या दिख रहा है देखिए, उसी पेज पे बेटा, उसी पेज पे है। दिख रहा है, इंक्रीज इन करंट असेट्स को जोड़ा, और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को क्या कर दिया, उसको भी ऐड किया, देखो। अरे ई पॉइंट, ई फॉर एलिफेंट, ई पॉइंट पे देखिए, ई पॉइंट में कैन यू सी दिस, ऑनलाइन में दिख रहा है आपको। डिक्रीज इन क्या कर दिया, करंट असेट्स जोड़ यस दिया, सर। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी जोड़ा, माइनस प्लस किया। ऐसी इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को क्या किया, माइनस किया। और कहाँ पहुंच गए, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से पहुंच गए, वहां देखो ना बेटा नोट्स को, ठीक है। अच्छा सुनो, टैक्स जो था हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, पर क्योंकि मुझे बिफोर टैक्स जाना है, इसलिए मुझे पहले टैक्स को जोड़ना पड़ा। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, टैक्स को यहाँ पर माइनस कर दूंगा, उसके इफेक्ट को नलीफाई कर दूंगा। ऊपर अगर मैंने रिफंड ऑफ टैक्स को माइनस किया था, तो यहाँ नीचे रिफंड ऑफ टैक्स को क्या कर दूं, प्लस करके इफेक्ट नलीफाई कर दूंगा, ठीक है। अब आ जाती है एक चीज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये क्या थी जरा, पहले इसको पढ़ते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या चलते हैं उसको देखते हैं। कल की क्लास में मैंने एग्जांपल लिया था, मान लो यक्ष आपके पापा ने भारतीय जनता पार्टी को 20 लाख रुपया इलेक्शन के लिए डोनेशन कर दिया अपने बिजनेस से निकाल कर, 20 लाख रुपया है ना, 20 लाख रुपीज। अच्छा कम है, चलो 2 करोड़ दे दिया, 2 करोड़ नहीं, अच्छा 2 करोड़ भी कम है, चल 20 करोड़ दे दिया यार, ठीक। ये कहता है सर इज इज टू डाउन स्टैंडर्ड, डाउन कर दिया हमने इतने से। 20 करोड़ रुपया उन्होंने अपने बिजनेस से निकालकर भारतीय जनता पार्टी को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे दी, ठीक है। नाउ इन द कैश फ्लो ऑफ योर कंपनी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, दिस इज वन क्वेश्चन, दिस इज वन क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, और रुक जा, रुक जा, शांति रखकर चांटा पड़ेगा। भविष्य ने क्या किया, सॉरी इसने अगस्त ने क्या किया, कि अपनी कंपनी से पैसा निकालकर और अपनी सहेली को एक मर्सिडीज गिफ्ट कर दी, ठीक है, और एक बहुत महंगी करीब करीब 25 लाख की घड़ी गिफ्ट कर दी। कुल मिलाकर इसने 1.5 करोड़ का खर्चा कर दिया उन पर। ये दोनों आइटम आपके सामने है, ठीक है, दोनों आइटम। अब बताइए, ऑपरेटिंग होगा, इन्वेस्टिंग होगा, या फाइनेंसिंग होगा, कैश फ्लो तो हुआ ही है ना, आउटफ्लो तो हुआ है भाई। तुम अपने का जवाब देना, तुम अपने का जवाब दो, बताओ क्या होगा, कैसे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग किसका। चलो एनालाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, एनालाइज, रुक जाना यार, एनालाइज करने देना। फाइनेंसिंग का मतलब है चेंजिंग द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ डेट एंड इक्विटी। क्या 20 करोड़ रुपया पॉलिटिकल पार्टी को देके आपके डेट बढ़ रहे हैं, आपकी शेयर कैपिटल बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही, और फाइनेंसिंग नहीं है। क्या 20 करोड़ देके आपने बीजेपी को खरीद लिया, नहीं। ये डिस्पोजल हुआ, नहीं। इन्वेस्टिंग भी नहीं है। अच्छा, ये प्रिंसिपल रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी भी नहीं है, कहाँ जा रहा है अभी? अच्छा, तो ये क्या है, ऑपरेटिंग भी नहीं है। लेकिन अब क्योंकि मैं इसे इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में नहीं डाल सकता, तो मैं इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑपरेटिंग का बोलता हूँ, क्योंकि हमारे पास कोई और चीज बचती नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑपरेटिंग का बोलता। इन्होंने सहेली को जो गिफ्ट कर दिया 1.5 करोड़ का, बिजनेस के एक्सपेंस से करके दिया है, कहने को तो ड्राइंग्स है, लेकिन ना तो इन्वेस्टिंग है ना फाइनेंसिंग है। ऐसा तो है नहीं कि आप सहेली
मतलब अगर इसने पैसा खर्च कर दिया तो बोला अब तो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट हो गया, अब तो ऐसा, ऐसा थोड़ी बोलेगा। तो यू कांट से दैट। लोन कर्जा भी नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं है। गॉट इट। तो ये भी क्या है, ड्राइंग्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल समझे। तो ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ ऑपरेटिंग, ये इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग के भी हो सकते हैं। जरा देखेंगे एग्जांपल। आपकी एक 5 स्टोरी बिल्डिंग थी सेक्टर 18 में, आप इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम चलाते थे। ग्राउंड बेसमेंट में आपने गोडाउन रखा हुआ है, ग्राउंड फ्लोर पे ऑफिस है, फिर शोरूम और सामान रखा हुआ है। रात को अर्थक्वेक आया और आपकी पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। आपको दो तरह का नुकसान हुआ, गुड्स का और एसेट्स का। तो जो इंश्योरेंस क्लेम आपको मिला, जो इंश्योरेंस क्लेम मिला आपको गुड्स के लिए, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑपरेटिंग का हो गया। और जो इंश्योरेंस क्लेम आपको बिल्डिंग का मिला, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसका हुआ, इन्वेस्टिंग का हुआ। ठीक है, अब जरा समझना। सबसे पहली बात, क्योंकि आपको प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना पड़ता है, तो चाहे वो ऑपरेटिंग का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, चाहे इन्वेस्टिंग का, चाहे फाइनेंसिंग का, ऐड तो उसने कहाँ होना है, ऑपरेटिंग के अंदर ही होना है। लेकिन माइनस, अगर ऑपरेटिंग वाला तो ऑपरेटिंग में माइनस होगा, इन्वेस्टिंग वाला तो इन्वेस्टिंग में, और फाइनेंसिंग वाला हुआ तो फाइनेंसिंग में जाके माइनस होगा। ठीक है, गॉट इट। ऐसा करके चलते हैं, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो जरा देखें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होते हैं और ये कैसे हम इसको ट्रीट करते हैं, आइए देखें। पेज नंबर 4 का शुरू का पेज है, पेज नंबर 4 पे शुरू वाला पार्ट। These are income or expenses that arises from transactions. Those are distinct from ordinary activities of the business, which are material and not to be expert recur frequently or regularly. इनको हम extraordinary बोलते हैं। These items are classified under appropriate activity, operating, investing and financing, and disclosed separately in cash flow statement. ये भी ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एग्जांपल है, आपका एम्प्लॉय रिटायर होकर जा रहा है वॉलंटरी रिटायरमेंट में, ये आपके एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो, तूने बोला था ना वर्कमैन कंपनसेशन का क्या करते हैं, ये वहां आ गया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहलाते हैं। जो क्लेम देते हैं आप अपने एम्प्लॉयज को, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहलाता है। रोज रोज थोड़ी आपके एम्प्लॉय के हाथ कटेंगे, पैर कटेंगे, मुंडी कटेगी, भाई रोज रोज थोड़ी होगा। भाई मेरी एक बात बता, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला बंदा, उसका एक्सीडेंट होता है, उसकी फैमिली किसी बंदे का सड़क में एक्सीडेंट होता है, तो कैसे दोगे आप उसको क्लेम। आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने वर्क प्लेस पर अगर कोई एक्सीडेंट होता है उसको कंपनसेट करने की है। ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड अगर आप उसके परिवार को कुछ देते तो वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहलाएगा। ठीक है जी। तो देखिए, पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय अंडर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, ये पेमेंट इज नॉट मेड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, देयरफॉर डिस्टिंक्ट मटेरियल एंड नॉट एक्सपेक्टेड टू रिकर फ्रीक्वेंटली। इस तरह रिसिप्ट्स ऑफ अ क्लेम अगेंस्ट लॉस ऑफ स्टॉक बाय इंश्योरेंस कंपनी, ये भी बार बार नहीं होने वाला, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो अगर आपने पेमेंट कर दी, तो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाने के लिए उसे ऊपर ऐड करेंगे और नीचे माइनस करेंगे। ऊपर का मतलब जान रहे हैं किसे बोल रहा हूँ, वो जो ऊपर ऊपर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो बोला मैंने। ऊपर का मतलब नोट्स देखिए एक बार जरा। ऊपर जब मैं बोल रहा हूँ तो ये रहा, देखिए लिखा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसको देखिए पिछले पेज पे देखिए यहाँ पर, जस्ट गो टू द प्रीवियस पेज। हाँ, पेज 3 पे ये वाले पार्ट को देखिए, ये वाले पार्ट को क्या लिखा हुआ है इस पार्ट पर, कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस हुए हैं तो उनको ऐड करो। लिखा है ऐड। ये ऊपर है, ऊपर मतलब ये चीज है, इसे क्योंकि सबसे ऊपर दिखाया जाता है, दिख रहा है, इसे ऐड कर दीजिए आप। और अगर आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसीव्स लिए तो उसे माइनस कर दीजिए। ठीक है। अच्छा जरा अब फॉर्मेट में ऊपर की तरफ चलें, थोड़ा सा ऊपर, जहाँ टैक्स लिखा हुआ है, इनकम टैक्स पेड लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर। हाँ, इनकम टैक्स पेड, इसके नीचे क्या कर रखा है, ऐड कर रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, और नीचे लेस कर रखा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर हम ऊपर माइनस हुआ था तो यहाँ ऐड होंगे, और अगर ऊपर ऐड हुआ था तो यहाँ क्या होंगे, माइनस होंगे। इसका इफेक्ट भी नलीफाई कर देते हैं हम लोग, क्योंकि एक्सपेंस तो हुआ है लेकिन कोर एक्टिविटी का नहीं, इसलिए सबसे लास्ट में दिखाते हैं। क्लियर। तो इस तरह से इसका प्रेजेंटेशन होता है। अब जरा एक समझ लें कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आईडी, देखो, अगर ऑपरेटिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था तो ऊपर ऐड हुआ, नीचे ऑपरेटिंग में माइनस हुआ। लेकिन अगर इन्वेस्टिंग का फाइनेंसिंग का तब कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। इन्वेस्टिंग का, रिसीव्स ऑफ क्लेम ऑफ इंश्योरेंस कंपनी फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ठीक, क्लेम मिल गया। तो पार्टी सुन लो बात को, अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का क्लेम मिला तो आपको तो इन्फ्लो था, बिफोर जाने के लिए ऊपर माइनस करेंगे, ऊपर मतलब इस वाले पेज पे आप इसे माइनस करेंगे, लेस करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, पहले प्रॉफिट लॉस में जोड़ दिया। और यहाँ माइनस करने के बाद चलिए जरा अगले पेज पे चलिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पर। हाँ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पर। बेटा पेज नंबर 3 के बाद पेज नंबर 4 पे नीचे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बना रखी है, ये वाला पार्ट दिख रहा है यहाँ पर। ऐड दिख रहा है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन लॉस ऑफ एसेट्स।
लिखा हुआ है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव ऑन लॉस ऑफ असेट्स। ऑपरेटिंग में ऊपर माइनस करा, यहाँ के प्लस कर दिया। कैन यू सी दैट? दो जगह इफेक्ट जाना ना। अगर रिसीव था तो ऊपर माइनस करा, यहाँ के अपनी जगह पे प्लस कर दिया। ऐसे ही बायबैक ऑफ शेयर है। बायबैक ऑफ शेयर का मतलब ये भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। आप अपने शेयर खरीद रहे हैं मार्केट से, तो क्या करेंगे? ऑपरेटिंग में बायबैक के लिए आपने पैसा दिया, ऑपरेटिंग में ऐड करेंगे। जरा नीचे जाइए, फाइनेंसिंग में देखो कहाँ लिखा हुआ है बायबैक ऑफ शेयर। माइनस कर रखा है, माइनस कर रखा है। करो ना माइनस। बेटा, हमें एनालिसिस करना है, हमें अकाउंटिंग नहीं करनी है। हम मीनिंगफुल तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं कि देखो भाई, बिफोर टैक्स इतना था, आफ्टर एक्स्ट्रा इतना था। ऐसे तो लेके चल रहे हैं हम लोग। ठीक है। अच्छा, ये आपने देख लिया। तो एक्स्ट्रा का ट्रीटमेंट समझ में आया, एक्स्ट्रा के एग्जाम्पल पता चले आपको। एक छोटी सी चीज और सीखते हैं जरा, वो देखिए जरा। वो भी लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन पालती है, वो मैं इसको करके देन आई वाइंड अप। तब हम आगे पढ़ेंगे बाद में इसको। देखिए जरा और क्या होता है चीजें, देखिए। पेमेंट ऑफ टैक्स जो होती है, टैक्स, ये तीन तरह की होती है। टैक्स ऑपरेटिंग में भी दिखेगा आपको, टैक्स इन्वेस्टिंग में भी दिखेगा, और टैक्स फाइनेंसिंग में भी दिखेगा। चाहे टैक्स कहीं भी दिखे, सबसे पहले बिफोर टैक्स जाने के लिए ऊपर ऑपरेटिंग में जोड़ेंगे उसे। और अगर वो ऑपरेटिंग वाला टैक्स होगा तो क्या होगा? ऑपरेटिंग में ऐड होगा, और ऑपरेटिंग से जाके वो माइनस होगा। करेक्ट। ये रूटीन वाला टैक्स होता है, जिसको कुछ नहीं बोला जाता उसे ऑपरेटिंग वाला टैक्स बोलते हैं। अब जरा समझना बेटा, आपने एक मशीनरी जो थी उसे 20 लाख के प्रॉफिट में बेचा। 20 लाख का प्रॉफिट आपके लिए कैपिटल गेन है, और कैपिटल गेन में सरकार टैक्स लेती है। जब आप लॉटरी वॉटरी खरीदते हैं ना, वो कैपिटल गेन कहलाता है। कौन बनेगा करोड़पति में? आपने 7 करोड़ रुपए जीत लिया, गवर्नमेंट 30%, 2 करोड़ 10 लाख काट लेगी। कितना देगी आपको? 5 लाख नहीं, 4,90,000 आपके हाथ में आता असली। 490 लाख। तो ये कहलाता है क्या? कैपिटल गेन टैक्स। अब होना तो ये ऐड ही, देखो, चाहे वो ये वाला टैक्स हो चाहे ये वाला हो, ऐड तो ये यही होगा। ऐड तो इसने ऑपरेटिंग में ही होना है। लेकिन माइनस इसे कहाँ होना है? इन्वेस्टिंग के अंदर होना है। दिखाइए, मैं दिखाता हूँ कैसे। नोट्स देखिए दोबारा से एक बार, जस्ट सी द नोट्स। सबसे पहले आप देखिए, जिसे मैं कह रहा था ना, ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट। मैं समझा रहा हूँ ना, अभी समझाया कहाँ? अभी तो मैंने पूरी बात करी नहीं है। यहाँ देखिए, इसको देखिए इधर। यहाँ दिख रहा है इंक्लूडिंग कैपिटल गेन टैक्स एंड डिविडेंड टैक्स, दिख रहा है? ये देखो, तुम्हारे नोट्स कहाँ हैं? ये वाला देखिए, ये पार्ट देखिए। दिख रहा है सबको? देख लिया सबने? क्या कर रखा है? प्रोविजन फॉर टैक्स को ऐड कर दिया, टैक्स पेमेंट को ऐड करा, कैपिटल गेन टैक्स उसे भी यहीं जोड़ा, और डिविडेंड टैक्स उसी में ही जोड़ा। देखो, एक टैक्स और होता है, एक टैक्स और होता है। वो क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डिविडेंड टैक्स। याद है? फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा था। डिविडेंड टैक्स होता है। कई बार कंपनी क्या करती है, जो कंपनी इन्फ्लुएंशियल है, पैसा कमाती है, तो डिविडेंड खूब देती है। और जो बेचारी सर्वाइव करे, उनके लिए डिविडेंड देना मुश्किल होता है। तो सरकार क्या करती है, डिविडेंड पर टैक्स लगा देती है। जितना डिविडेंड डिक्लेयर करो, टैक्स भरना पड़ेगा। इसलिए तो टैक्स डिक्लेयर करने से बचते हैं, क्योंकि टैक्स क्यों भरे भाई? डिविडेंड पे जो टैक्स भी दें, डिविडेंड टैक्स है। तो देखिए, अगर ये किसी भी तरह के टैक्स हो, ऊपर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में तीनों जुड़ेंगे। वो ऑपरेटिंग वाला ऑपरेटिंग से माइनस होगा, इन्वेस्टिंग वाला इन्वेस्टिंग से, फाइनेंसिंग वाला फाइनेंसिंग से माइनस। लोग क्या करते हैं, दोनों को ऑपरेटिंग में प्लस माइनस कर देते हैं। अब जरा देखिए नोट्स में कैसे माइनस होते हैं। सही है। सबसे पहले हमने क्या कर दिया ऊपर, मतलब इस जगह पे नॉर्मल टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स और डिविडेंड टैक्स तीनों जोड़ दिए। अब जरा देखिए, ये ये जो टैक्स यहाँ माइनस हुआ, इनकम टैक्स, देख रहे हैं ना ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पर, यहाँ इनकम टैक्स माइनस हुआ, यहाँ पर ये टैक्स यही माइनस हो गया। ऑपरेटिंग वाला पन्ना पलटिए। देखिए यहाँ क्या पे कर रखा है, कैपिटल गेन टैक्स अपनी जगह पे माइनस हुआ नीचे। ऑनलाइन में देख पा रहे हैं आप लोग? जरा देखिए, ये देखिए। अगर ये इन्वेस्टिंग वाला टैक्स है तो कैपिटल गेन टैक्स इन्वेस्टिंग से माइनस हुआ, और फाइनेंसिंग वाला था तो डिविडेंड टैक्स फाइनेंसिंग से माइनस हुआ। देख रहे हैं ये वाला? देखिए, हाँ देख रहा है यार ये रहा। ये कैपिटल गेन टैक्स यहाँ माइनस हुआ, और ये डिविडेंड टैक्स यहाँ माइनस हुआ।
दोनों टैक्स ऊपर ऐड होते हैं, ऑपरेटिंग वाला ऑपरेटिंग से माइनस, इन्वेस्टिंग वाला इन्वेस्टिंग से, फाइनेंसिंग वाला फाइनेंस से। अनफॉर्चुनेटली बुक में ऐसे क्वेश्चन नहीं दे रखे, इसलिए थोड़ा सा लगता है। लेकिन एग्जाम में अगर कभी आ जाए कैपिटल गेन टैक्स, यू आर वेल वर्स। ऊपर आप जोड़ेंगे बिफोर टैक्स करने के लिए, और उसे कहाँ से माइनस कर देंगे? इन्वेस्टिंग से। ऑपरेटिंग में नहीं लेके जाएंगे उसको। ऑपरेटिंग में तो ऑर्डिनरी वाला टैक्स जाएगा। ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो था आपका, टैक्स के ट्रीटमेंट से भी रिलेटेड चीजें हमने देखी, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से भी रिलेटेड चीजें देखी। और आपने स्ट्रक्चर समझा किसका? किसका स्ट्रक्चर समझा? कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैलकुलेट करने का स्ट्रक्चर समझा। ठीक है। चलो इस पर रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। ओके। इसमें करने के लिए ना, जो आपको पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करिए ढंग से। मैं बता दूंगा उसको, रिवाइज करिए उसको ढंग से। और अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, शादी में नहीं आना, अगली क्लास में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे।